तो न्यू चैप्टर है आज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, इसमें क्या है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसमें कुछ तो बनते हैं प्री के लिए, जो जो फैक्ट्स वगैरह होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे कुछ स्कीम्स तो इसके अंदर दे रखी है, और भी कुछ स्कीम्स होगी जो आगे कुछ हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, और आगे आगे सोशल वाले चैप्टर उसमें आ जाएगी, है ना। तो अब ये जो लेबर वाला है, लेबर प्लस एम्प्लॉयमेंट, तो इसको लेकर है ये। तो इसका कुछ डाटा फैक्ट पे क्वेश्चन बनता है, और इसके भी। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला है, ये आपके सिलेबस में है, मेंस में। तो इसमें क्या है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इसके ऊपर में बात करनी है ना। और कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई, इसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, कितनी एज के लिए है, कितने किसके लिए है। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा इसके अंदर दे रखा है, कि इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में कहीं और भी है, और स्कीम आपको इसमें ऐड करनी है। हाँ, तो इसको है ये। तो और देखो, इंट्रोडक्शन क्या है इसकी शुरू से ही। तो सेंसस 11 के अकॉर्डिंगली 30.05% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज क्लासिफाइड एज मेन वर्कर। तो असल में मेन वर्कर और एक मार्जिनल वर्कर होता है। तो अब इसमें क्या है कि जो मेन वर्कर उनको मानते हैं हम, जिनको 180 डेज का रोजगार मिलता है, मतलब करीब करीब 6 मंथ। तो जो कम से कम 6 मंथ तक वो काम में रहते हैं, तो उसको हमने एक मेन वर्कर की कैटेगरी में रखते हैं कि चलो ठीक है, उसके पास काम है। अदरवाइज अगर कोई इससे नीचे आता है तो वो तो फिर अनएम्प्लॉयड हो गया, है ना, उसके पास फिर काम नहीं है। और उसी तरह से कुछ मार्जिनल होता है, और जो अब मार्जिनल के पास थोड़े और कम दिन हो गए, 3 महीने हो गए, जो उससे भी नीचे हो जाएगा वो तो फिर किसकी माना जाएगा कि उसके पास वर्क नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि जो 30% जो पॉपुलेशन है हिमाचल में, वो मेन वर्कर में आती है, 21.80% आती है मार्जिनल वर्कर में, और 48% जो है वो है नॉन वर्कर्स। अब जो इस नॉन वर्कर में जो एक बड़ी जो तादाद है, वो है जो चिल्ड्रन है, जिनकी एज 18 से कम आती है, और जो एज्ड होते हैं, जो 60+ हो जाते हैं, तो उनका भी एक पार्ट है। और उसके साथ साथ क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास है जो सच में अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरह से ये कैटेगरी है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बन सकता है क्वेश्चन। और अब क्या है कि जो मार्जिनल एंड मेन एंड मार्जिनल जो है, उसको मिला के वर्क फोर्स बोल देगा वो, है ना, कि वो चलो काम करता है। तो उसमें भी देखोगे आप 57.93% आर कल्टिवेटर्स, कि जो खेतों में काम करता है, और 4.92% आर एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो वो सिर्फ लेबर काम करता है एग्रीकल्चर में, उनके पास अपना कुछ लैंड भी नहीं है। 1.05% आर इंगेज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो घरेलू जो होते हैं लोगों के, कोई कुछ हाथ से बना रहा है, कुछ क्या कर रहा है, तो वो उस काम में लगा हुआ है। एंड 35.50% इन अदर एक्टिविटीज, तो फिर बाकी कुछ और एक्टिविटीज हो गई, तो उसमें लगे हुए। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, करीब करीब 57+4, तो ये बन गया 63 के करीब करीब। तो जो 63 एंड 64% पॉपुलेशन है, डायरेक्टली और वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ से मेरा ये डाटा निकलता है, करीब करीब 60% से ऊपर और 70 से नीचे की जो पॉपुलेशन है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है। अगर हाउस होल्ड इंडस्ट्री को भी साथ ले जाए, फिर उसको भी बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली, क्योंकि जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में जो लगे हुए भी है लोग, उनके पास जो मेन इनपुट होती है वो एग्रीकल्चर से ही आती है। तो ऐसा नहीं उनके पास कुछ ऐसे, या कोई मोबाइल बना रहा है, वॉच बना रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर गाँव में जो काम कर रहे हैं, उनकी जो प्राइमरी जो इनपुट्स होगी, जहाँ से वो अपना सामान लेकर आता है, वो भी एग्रीकल्चर के साथ ही होता है। तो उसके बाद 35.50% फिर अदर सर्विसेज में, चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो गया बड़े लेवल पे, या सर्विस सेक्टर में आ गया, है ना। तो जो मेन चक ऑफ पॉपुलेशन है, दैट इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, इंडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू जॉब सीकर इन हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल में जो जॉब को ढूंढने की लगे रहते हैं, तो देखो, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू जॉब सीकर, तो जहाँ पे मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बट वो इसका कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं, पर फिर भी लोग अपने को रजिस्टर करवा देते हैं यहाँ पे। तो वहाँ से 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, 9 डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, रीजनल है, रीजनल लेवल पर है,
ना। तो डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे 9 है, 2 यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन गाइडेंस ब्यूरो भी है, 65 एम्प्लॉयमेंट सब एक्सचेंज भी है जो कि छोटे छोटे सभी शहरों में कस्बों में होती है, 1 स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी है, 1 सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल फॉर वोकेशनल गाइडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी है ना। ऑल 75 एम्प्लॉय एक्सचेंज हैव बीन कंप्यूटराइज्ड एंड आर ऑनलाइन। तो अगर आपने देखा होगा जब हमारी जैसे 10th होती है तो फिर हम अपने एम्प्लॉयमेंट में जाके अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, फिर +2 के बाद करवाते हैं, फिर कोई ग्रेजुएशन के बाद करवाता है, कोई डिग्री के बाद कोई और करवाता है। तो इस तरह से क्या है कि अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवा दिया, उसके बाद अगर कोई जॉब निकलती है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है। बट पहले ऐसा होता था, पहले आती थी, अब कुछ नहीं आता क्योंकि अब वैसे इतनी ज़्यादा मारामारी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसका कोई प्रैक्टिकल यूज ना हो पर पेपर के लिए आपके पास है, तो अब देखो इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं आप कि अब जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के अलग बात है, पर जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बात करती है इनके द्वारा। और यहाँ पे क्या देखो, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए भी है अलग से प्रावधान इस पे, तो उनके लिए भी है। तो अब देखो आपके जो सिलेबस है, स्पेशली एबल्ड, चिल्ड्रन, वुमेन, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो उसमें से एक पॉइंट है ये आ जाएगा। अब एक है मिनिमम वेजेस, तो इसमें भी प्रीमियम का भी क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस बन सकता है इस तरह से। अब जो मिनिमम वेजेस है, तो मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड है जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर काम करता है। तो 1948 का एक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन देखो अच्छे से पूछा गया है कई बारी कि अब जो अनस्किल्ड लेबर होती है जिसको दिहाड़ी टाइप बोलता है, तो उस अनस्किल्ड लेबर को यहाँ पे कितना मिनिमम मिलना है, देखो उसके ऊपर तो जो स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपने याद रखना कि आपके सिलेबस में एक चीज और है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, थोड़ा कम करना, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। देखो ना, अब आपने क्या करना है कि मेंस का जो पार्ट है उसमें देखना, उसमें 2-3 शब्द लिखे होंगे। जो मेंस का आपका सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये शब्द लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ रहे हैं हम, तो इसकी बात भी होती है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात क्या होती है कि जब तक इंसान को स्किल नहीं देगा, हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे। देखो सबसे पहले तो आती है एजुकेशन, एजुकेशन के बाद थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग दे दी, फिर एक पर्टिकुलर एरिया में उसको स्किल दे दी। तो जब वो प्रॉपरली एजुकेटेड, ट्रेन्ड, स्किल्ड, और आजकल तो एक चीज और भी सर्वे में एक शब्द आया है, वो है सॉफ्ट स्किल, है ना। सॉफ्ट स्किल सभी जानते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, और इंट्रा पर्सनल स्किल क्या है कि अपने आप से कैसे डील करता है वो, और जो उसके साथ और लोग उनके साथ कैसे डील करता है ना। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, असल में वो कब बनता है, अभी तो पैदा हुआ इंसान, तब तो कुछ उसकी ठीक है, नॉर्मल है, कुछ भी काम करवा दो। फिर आएगी एजुकेशन, फिर आएगी बेसिक कोई ट्रेनिंग दे देनी, बेसिक ट्रेनिंग आएगी। फिर आएगा क्या, स्किल, और अब और किस पे फोकस किया जा रहा है, सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल, है ना। आजकल तो एक चीज और भी ज्यादा फोकस किया जाता है जिसको बोलते हैं EQ, इमोशनल कोफिशिएंट। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सॉफ्ट स्किल तक तो लोग पहुंच गए, चलो ठीक है, ये होनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इंटरपर्सनल की अपने आप से वो कैसे अपने आप को कैरी करता है, कैरी करना मतलब कपड़े पहन के नहीं, अपने जो उसके थॉट प्रोसेस है, अपनी जो उसकी अपने आप से कैसे बात करता है, अपने आप को कैसे लेके जाता है जहाँ उसका मन है, ठीक है। और उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलके किस तरह से काम कर सकता है, किस तरह से बिहेव कर सकता है, यहाँ तक। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, जिसके हम आजकल काफी बात करते हैं, EQ। तो जब ये सारी चीजें उसके पास चले जाती है, तब हम उसको बोलते हैं एक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है वो।
अब रिसोर्स का मतलब क्या था, उसके बाद जब वो रिसोर्स होता है, जब उसको हार्नेस किया जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है। तो कंट्री की जो ग्रोथ है, कंट्री की जो डेवलपमेंट है, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का होना जरूरी है। तो ये आपके सिलेबस में है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब उसके बाद एक चीज और बताई गई है सिलेबस में, वो है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, है ना। अब जो अनस्किल्ड तो कुछ भी करवा लो, और जो स्किल्ड होता है अब उसकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, आपकी मेंस की बुक में पढ़ोगे इसको। हाईली स्किल्ड होता है, उसके ऊपर और स्किल्ड होता है ना। तो इस तरह से अब जो ये स्किल वाला काम है, ये भी दो तरह का होता है। एक में तो है कि स्किल्ड आदमी क्या है, खुद काम करता है, और दूसरे में जो हाईली स्किल्ड होता है, वो इतना स्किल्ड होता है उस काम में, वो 5 लोगों से और भी करवाता है काम, है ना। तो ये स्किल्ड अनस्किल्ड लेवल, ये भी इसका पार्ट है। तो इनको आपने इकट्ठे ही पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल्ड अनस्किल्ड, स्किल्ड के अलग से वो है, टाइप्स अलग से होता है। और अब उसके बाद जो नीचे, अब सवाल ये है कि जो तो जिसके पास स्किल है उसको तो उसके हिसाब से वेजेस मिलेगा, बट जो नॉन स्किल्ड है, जिसने लेबर वाला काम करना है, उसको तो कोई फिक्स करना पड़ेगा ना, इतना इसको मिलना ही मिलना चाहिए। जो देखा आपने, देखो सड़क में काम करते रहते हैं लोग, तो उनको इतना पैसा मिलना ही मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि ये क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा गया है। तो अब क्या है कि पहले ही अनस्किल्ड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स थे, उनकी 250 था उनका डेली का वेजेस, अब उसको 275 कर दिया है। अगर उसका मंथली देखेंगे, पहले उसका 7,500 था, अब 8,250 कर दिया उसका, तो अभी इतना बनता है उसका। तो कम से कम कहने का मतलब है, दिन की दिहाड़ी उसकी 275 रुपए, और जो उसकी मंथली जो वेजेस बननी चाहिए वो होनी चाहिए कितने, 8,250 रुपए। तो ये मिनिमम है, ये इसमें मिनिमम है इसके अंदर। तो और अब कब से ये स्टार्ट करी है, देखो ना, हिमाचल का ये भी रहता है कई बारी कि वो पर्टिकुलर डेट पूछ लेते हैं, तो 1/4/2020 है ये, है ना। तो ये चीज देखना कि कब से कब हुआ है, तो ये प्री के लिए ज्यादा जरूरी है। अब देखो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए क्या, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात होती है यहाँ पे। तो वोकेशनल क्या है, तो अब यहाँ पे क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड वोकेशनल करियर गाइडेंस टू यूथ। इन दिस गाइडेंस कैम्प्स, अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम वेलफेयर प्रोग्राम being implemented for the youth, information about skill development, career options, employment, self employment opportunities सारे दी जाती है यहाँ पे। तो और देखो, अगर गवर्नमेंट का इतना ज्यादा बढ़िया सिस्टम है, तो अगर यहाँ पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है, इतनी काउंसलिंग, इतनी गाइडेंस दी जाती है, तो बट क्या ये सच्चाई में है, अब ये भी सोचने वाली बात होती है। बट आपको, हमारे लिए ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल है। तो अभी जो सेल्स है एम्प्लॉयमेंट, ये डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट, तो ये चलाता है इनको। नेक्स्ट है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। तो जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए अलग से, तो ये पॉइंट आपने इतना रखना है, सिर्फ इतना ही रखना याद है, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है बस। क्योंकि आपके सिलेबस में ये है कि हिमाचल के अंदर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनका क्या प्राविधान है, उनके लिए सरकार ने क्या किया आज तक, है ना, क्या क्या कर रही है। तो वहाँ के लिए इतना बहुत कुछ है, बस ये एक पॉइंट से काम बन जाता है इसमें। द फिजिकली एबल्ड पर्सन हु आर अमंग द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर फिजिकली एबल्ड भी है, वीकर भी है, तो उसको क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके मेडिकल एग्जामिनेशन हो गए। और अगर उसके दोनों अपर लिम्स नहीं है उसके, मान लो, तो उसको बहुत सारे जो क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं उससे उसको एग्जाम्पशन दी जाती है। और रिलैक्सेशन एज में 5 साल की दी जाती है, कोई एग्जाम वगैरह होता है ना। और 4% सीट्स आर रिजर्व, 4% रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन 3rd and 4th क्लास। तो देखो 3-4 लाइंस है ये, तो ये सारे पॉइंट आप इसको याद कर लो। तो सबसे पहले क्या, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मेंस में है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया सिलेबस में आपके है 4 नंबर के, बहुत चांसेस है उसको पूछने का क्वेश्चन कि क्या प्रावधान है उनको इनको इनको एम्प्लॉयमेंट को लेकर। ऐसा नहीं कि ओवरऑल तो कुछ भी सारा कुछ लिख सकते हो ना। फिर ओवरऑल अगर मान लो ये पूछ लिया सरकार क्वेश्चन कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार ने क्या प्रावधान किए हुए हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे उनके लिए एक स्पेशल एक्सचेंज है। और अगर वीकर सेक्शन है तो उसके अपने मेडिकल करवाने पड़ता है, तभी जाके उसकी जो रिपोर्ट बनती है उसके बेस पर कोटा दिया जाता है।
तो वो जो उसकी जो एग्जामिनेशन है मेडिकल, वो भी क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, अब बाकियों के साथ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे दिया एज में। और उसके बाद जिसकी अपर लिम्स है, कुछ जॉब ऐसी है जिसमें उसको एग्जाम्प्ट ही कर दिया, चलो ठीक है आपको ऐसी जॉब दे देंगे। और आगे जो रिजर्वेशन है, ये भी पॉइंट पे याद रखना है प्रॉपर कि 4% क्या है रिजर्वेशन, बट वो किसमें है, 3rd और 4th क्लास की पोस्ट में है ना, जो है ही है। तो इस तरह से रहता है, ठीक है ना। तो अब देखो, है तो देखने में तो लग रहा है 4 लाइन है, बट ये इतना ही पॉइंट अगर आप इतना लिखोगे तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर ही होगा तो ये सफिशिएंट है, इतना ही लिख पाएगा आप। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट अलाउंसेस स्कीम। अब सरकार क्या बोलती है कि हम यूथ को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ अलाउंसेस देंगे, कुछ उसको पैसे देंगे। तो अब इसमें क्या है, वह ज़्यादातर 2 मंथ के लिए होती है स्कीम। अगर तो कोई 50 हैंडीकैप नहीं है, जो 50% जिसकी मेडिकल है, मेडिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसको दिए जाते हैं 1500 रुपये। और जो जनरल में आता है उसको दिए जाते हैं 1000 रुपये। और 2018 से लॉन्च हुई इसका। तो अब इसको भी आप देख लो कि अब ये क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रही है ना। तो वहाँ पे ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस स्कीम। अब यहाँ भी सेम है, ऊपर वाले स्किल के लिए, नीचे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। 1000 रुपीज़ सभी के लिए है, और जिसका 50% जो फिजिकली चैलेंज्ड है उसको 1500 रुपये दी जाएगी, और ये 2 साल तक दी जाएगी कि 2 साल तक आप अपना करते रहिए काम इसके ऊपर। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट सिनारियो हिमाचल प्रदेश एंड नेबरिंग स्टेट, है ना। तो नेबरिंग स्टेट के साथ अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए तो किस तरह से है, ठीक है। तो अगर नेबरिंग स्टेट के साथ देखिए तो एम्प्लॉयमेंट में हिमाचल सही है, क्योंकि इतना खराब नहीं है। तो जितनी भी स्टेट है तो इसमें हिमाचल की रैंक अच्छी आती है, पूरे इंडिया में तो नहीं है, बट सर्वे में किसकी बात की, सिर्फ नेबरिंग स्टेट की बात किया है, तो इसमें हिमाचल की रैंक अच्छी है। अब इसमें कुछ टर्म्स है लेबर फोर्स इन हिमाचल प्रदेश। एक तो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और एक है वर्क पॉपुलेशन रेट, है ना। तो वर्क पॉपुलेशन कितनी है, जैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द बोलते हैं हम ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, ऐसे ग्रुप लोग के कि जो काम करने के लिए रेडी हो सकते हैं। जैसे जात किस में मानते हैं हम, 15A से लेकर 15 से लेकर हम कहाँ तक मानते हैं, 59 तक मानते हैं, मतलब 60 साल तक मानते हैं, जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। तो जो अपना अपना ध्यान रख सकता है, अपने लिए कर सकता है ना। और जो इससे ऊपर और इससे नीचे होते हैं वो तो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। तो इस तरह से आगे इनको फिर कैटेगराइज किया है। तो अब इसके अंदर क्या है, जो लेबर फोर्स है ना, लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स दोनों ही आते हैं। तो लेबर फोर्स में क्या है, एम्प्लॉयड भी और ऐसा इंसान जो अनएम्प्लॉयड है पर एम्प्लॉयड होना चाहता है, तो वो सारी एक लेबर फोर्स है जो कि काम कर रहा है या करना चाहता है। तो दोनों एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, कई बार डेफिनेशन पूछ ले इस तरह के कि लेबर फोर्स में कौन आता है, तो इसके अंदर दोनों आएंगे। और जो काम जिसको मिल गया है और जो काम की तलाश में है वो दोनों लेबर फोर्स है। अब उसके बाद है लेबर पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर पार्टिसिपेशन कौन सा होगा, परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स। तो परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स में जो है उनका रेशो किसे निकालने, हमने टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो ऑब्वियसली कौन लिख लेंगे कि ऐसे लोग जो जो छोटे बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, और जो बाकी जो बीच के रह लिए, वो अपने आप में क्या बन गई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है जी। अब उसके बाद है वर्क पॉपुलेशन रेशो। अब वर्क पॉपुलेशन रेशो क्या है, पॉपुलेशन एक्टिवली contributing in the production of goods and services in the economy। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होके सरकार के लिए या देश के लिए कोई ना कोई सर्विस दे के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्या बोलेगा हम, वर्क पॉपुलेशन रेशो, डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। तो अब जो असल में जुड़े हुए हैं लोग काम में, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो सर्विसेज कर रहा है, तो उसको हम ये रेशो मानते हैं। अब इट इज एविडेंट फ्रॉम द सर्वे रिजल्ट दैट वुमेन 44.6% in Himachal Pradesh are more actively participant in the economic activities
देन देयर काउंटर पार्ट्स। तो अभी देखो, अब एक ना ये बड़ी क्रिटिसिज्म होती है हमेशा इसको, कि जो वुमेन की बताई गई है कि कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए वर्क फोर्स, जिसको बोलेगा हम वर्क पॉपुलेशन, तो वो है 44.6% हिमाचल की। ये क्वेश्चन प्री के लिए याद रखना है आपने, और मेंस में आप लिख सकते हैं इसको, और सभी अदर स्टेट से ये टॉप में आता है। अब देखो एक चीज इसमें क्या नहीं इंक्लूड होती, जो वुमेन घरों में काम करती है, हाउस वाइफ के तौर पर जो काम करती है, तो उनका कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड नहीं होता। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो उस हिसाब से तो काफी ज्यादा सही कंडीशन है फिर, है ना। तो यहाँ पे 44.6%। तो अब देखोगे बाकी स्टेट देखोगे आप, हरियाणा में 10.6% है ना, तो थोड़ा सा सोसाइटी भी थोड़ी कंजर्वेटिव सी हो जाती है कई केसेस में। उत्तराखंड में 12.5 है, पंजाब में 13.6 है, ऑल इंडिया में भी कम है, और हिमाचल प्रदेश में कितनी है 44.6%। तो इसका मतलब है कि हिमाचल इस पॉइंट से काफी आगे है। अब नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन लेबर फोर्स। तो जो पूरी लेबर फोर्स है उसमें से कुछ लोग तो काम करने वाले हैं, कुछ काम करने वाले नहीं है। जो काम करने वाले नहीं है उनको अनएम्प्लॉयड बोल दिया। लेबर फोर्स तो क्या है कि सभी लोग है ना, जो भी काम कर रहे हैं, काम ढूंढ रहा है। तो जो काम करने वाले वो लोग बन गए, जो नहीं बन रहे वो अनएम्प्लॉयमेंट में। अब ऐसा नहीं है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है यहाँ तो बिल्कुल नहीं दी हुई है, पर इकोनॉमी में आपको इसको सही से समझना है। इकोनॉमी वाले चैप्टर में वहाँ पे अलग अलग तरह की होती है, जैसे फ्रिक्शनल कौन सी होती है, डिस्गाइज कौन सी होती है, वो और दूसरी सीजनल कौन सी होती है ना। तो वहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दी होती है, बट यहाँ पे सिंपल दिया गया है। तो इसको ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा ही मान लो कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके सिलेबस में अलग चैप्टर है जीएस में, तो जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स दिए जाते हैं। तो वो टाइप आपने चाहे इसके साथ ही साइड में लिख लो अपने इसके लिए। तो इसी के साथ क्या कर लो, जहाँ पे हमने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सर्च कर लो कि कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक इंसान पूरे साल ही अनएम्प्लॉयड रहता है, कई बार नहीं भी रहता, कोई सीजनली रहता है, कोई किस तरह से रहता है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें हिमाचल के अंदर, तो इस टाइम कितनी है अनएम्प्लॉयमेंट under usual status for person of all ages shows that Himachal has unemployment rate of 5.2% as against all India 5.8%। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हिमाचल में जो है इसकी भी थोड़ी स्थिति सही है। तो अब देखो हिमाचल प्रदेश 5.2% है, और हरियाणा में 9.2 है, उत्तराखंड में इतनी है, और इंडिया में 5.8% है। तो ये भी आपने फिगर याद रखनी है, ये भी आपको कई जगह काम आ सकती है, प्री में भी और मेंस में भी आप इसको लिख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 5.5%, 17-18 में 5.5 था, अब आ गया 5.2% 19 में। तो इसका मतलब है कम होते जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट was 5.3% among the males। और देखो एक चीज और है यहाँ पे ना, अगर हम देखते हैं रूरल एरिया में 5.3% मेल एंड 4.53% अमंग फीमेल, तो गांव वाले एरिया में फिर भी लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है ना, क्योंकि निकलते हैं बाहर। और उधर क्या है कि अगर देखते हैं यहाँ पे वाइल द रेट was 6.5% among the male and 14.9% among the females। और देखो इसके पीछे ना एक तो वजह ये भी मानी जाती है कि जो जब एजुकेशन ज़्यादा बढ़ी है, देखो अगर पिछले साल का डाटा है नेशनल लेवल का, जब एजुकेशन ज़्यादा बढ़ जाती है विमेन की, तो वहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होने लग जाता है। क्योंकि ये मैं बिल्कुल समराइज करके बोल रहा हूँ, ऐसा डाटा है। क्योंकि जो अब जब एम्प्लॉयमेंट जब एजुकेशन बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, एक तो जॉब की जो सिलेक्शन वो कम रह जाती है कि मिलती है नहीं मिलती है, और दूसरा क्या है कि जो हमारी सोसाइटी वाली जो स्टेटस है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब सबसे बड़ी इसके अंदर क्या बात है कि जो जॉब जिसकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ज़्यादा हो जाता है, कि वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को जॉब के लिए, है ना। तो इस वजह से क्या होता है ये ज़्यादा दिखता है। तो अब विलेज में देखेगा हम तो कम है, और शहर में देखेगा तो ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ भी है। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी प्रोफाइल एंड इनिशिएटिव्स। तो वर्कर्स कौन होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है,
नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन टोटल पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो उसका जो रेशो निकलेगा वो वर्कफोर्स निकलेगी। वैसे ही अनएम्प्लॉयड निकलेगी, वैसे ही नॉट इन फोर्स। तो इस वाले कॉलम को आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नहीं आप इसको लिख पाओगे, नहीं आपको कोई पूछने वाला है, तो इसकी ऐसे ही पढ़ लेना नॉर्मली, बट ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब नेक्स्ट है जी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये सारे काम ही करती है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। देखो ना, किसी भी काम को चलाने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी होती है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और आगे जाके एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑडिट करना, ऑडिटिंग। इसके नीचे एक और भी है सोशल ऑडिट। और देखो, अब हम बात करते हैं कि हमने जॉब देनी है, जॉब देनी है, जॉब देनी है, स्किल देनी है, ट्रेन करना है, तो बेस्ट तरीका उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। बिना इंस्टीट्यूशन के बात नहीं बनती। तो इस तरह से बहुत सारे जो ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारे जो निगम्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो अगर अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज तब सही से चलती है जब उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा। और बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिनका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं होता। पॉलिसी तो बनती रहती है, पर उनको इम्प्लीमेंट करने वाला, उसको एक जगह पे कंसोलिडेट करने वाला कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, है ना। और उसके बाद एक चीज और होती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और उसको कौन कौन रेगुलेट कर रहा है इसको अच्छे से? अब जैसे मान लो हमारे पास मान लो आरबीआई है, तो आरबीआई क्या है? इंस्टीट्यूशन तो है, साथ में क्या है? रेगुलेटरी करता है, रेगुलेटरी बॉडी भी है ना। और उसके बाद क्या होता है कि क्या हुआ, इसको जो फंड मिला था, जो रेगुलेट हुई चीजें, उसका प्रॉपर एक ऑडिट होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कैग है इंडिया में, तो ये क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा सही बनाते हैं। तो देखो, आपको जो पेपर 2 है गवर्नेंस वाला, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उसके अंदर ना आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हो किसी भी चीज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नेंस के पार्ट में, तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, रेगुलेशन फ्रेमवर्क एंड ऑडिट फ्रेमवर्क, इवन सोशल ऑडिटिंग जो फ्रेमवर्क है उसका होना जरूरी है। अगर ये जरूरी होगा तो क्या होगा, इससे एफिशिएंसी आएगी काम में, ट्रांसपेरेंसी आएगी काम में, है ना। अब अगर मान लो इंस्टीट्यूट ही नहीं है तब तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एम्प्लॉयमेंट है, एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर रहा है, चौथा डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर रहा है। अगर एक इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया तो फिर क्या होगा, एक तरीके से काम होगा, है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश विकास निगम है, ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है। तो ये किसका क्या प्रोवाइड कर रही है? इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दे रही है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो 14 सितंबर 2015 से ये कंपनी एक्ट के अंदर आया था। तो देखो, अब जैसे हमने पॉलिटी में पढ़ा था, तो सरकार क्या बनाती है? लॉ बनाती है ना। अब एक्ट बन गया, कंपनी एक्ट बन गया जी। कंपनी एक्ट ये बोलता है कि ये नए नए रूल्स है कि इसके अंदर सभी कंपनी को ये फॉलो करना है। तो अब ये जो काम है ना, ये लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम था। अब उसके बाद ये रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन वगैरह वगैरह, ये सारा किसका काम होगा? ये एग्जीक्यूटिव काम है, सरकार का काम होता है। सरकार आगे किससे करवाती है? किसी के लिए आगे ब्यूरोक्रेसी से करवाती है, अपना जो स्टाफ होता है उससे करवाती है। तो इस तरह से 2003-13 में जो कंपनी एक्ट आया था, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए साथ साथ क्या कर दिया उन्होंने कि एक कॉर्पोरेशन ही बना दिया, निगम ही बना दिया,
It was established with a mission to foster the employment skills and livelihood potential of the state young generation. तो इसमें ये बोल दिया कि लोगों में स्किल डालनी हमने, और ताकि उनके लाइवलीहुड का एक सोर्स बन जाए वो, और वो भी डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है एक एज के अंदर। तो कौन सी एज इसमें उन्होंने ऑप्ट करी है, 15 से 35 साल। तो ये पढ़ लो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि इसमें किसको फोकस किया है। और इसमें जो मेन रखा है आइडिया वो है एंटरप्रेन्योर स्किल्स, कि इंसान को क्या करना है, हमने एंटरप्रेन्योर स्किल देनी है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमेशा मतलब क्या, देखो ना, चाहे मोदी की सरकार है चाहे वैसे भी है, तो दो तरह के सिस्टम लोग होते हैं। एक तो जॉब सीकर, एक होता है जॉब प्रोवाइडर। तो अब जो एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स होती है ना, और वो हमेशा क्या करेगा, अपने लिए तो जॉब क्रिएट कर ही रहा है, साथ में 4 लोगों के लिए और जॉब क्रिएट करेगा। तो अब इसका मकसद ये भी है, और उसके लिए क्या होगा, पहले खुद स्किल्ड होना पड़ेगा, है ना, स्किल्ड होना पड़ेगा। और देखो अब इसको कहाँ पे रिलेट करोगे आप, स्किल एम्प्लॉयमेंट के अंदर। स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, अब समझो इस बात को, स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है। और अगर सच में हमने स्किल्ड कर दिया और ह्यूमन डेवलपमेंट बन गई मेरे हिसाब से, तो उसका सीधा सीधा क्या होगा, वो एक एंटरप्रेन्योर टाइप में आ जाएगा। तो वो अपने साथ क्या करेगा, अपने साथ वो 4 लोगों को और जोड़ देगा, और जिससे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। क्लियर है जी बात। तो अब यहाँ पे अगर एंटरप्रेन्योर स्किल किसी के अंदर आनी है, तो यहीं पे फिर बात आती है। तो इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल, राइट, और साथ में ये सॉफ्ट स्किल, और साथ में क्या है कि जो आपकी ये की होता है वो कैसी। तो आज की डेट से इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, राइट। तो अब हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम इज प्राइमरीली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब उधर से क्या है, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो ये तो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया, और एक बन गया प्रोजेक्ट, कि एक टारगेट है, एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर अंदर ही काम करे, उसको इंप्लीमेंट करने वाली भी ये निगम बन गई, है ना। और अगर नेशनल लेवल पे इसकी पार्टनरशिप किसके साथ है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब एक स्कीम और है, वो नेशनल लेवल पर है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसको अपने साथ इसने पार्टनरशिप किया है। तो उस लाइन के ऊपर हिमाचल का जो प्रोजेक्ट है उसको चलाते हुए ये निगम इस तरह से काम करेगा, और ये जैसे मैंने पहले बताया एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी दे रहा है। अब उसके बाद क्या है, इसका मकसद क्या है, चाहता क्या है कि 2018 से लेकर 22 तक के बीच में, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, बीच में आ गया कोरोना वाला टाइम। तो 2018 से लेकर 22 तक 1 लाख ओवर 1 लाख मेन एंड वुमेन को यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेन करना है, 1 लाख। तो ऐसा से क्वेश्चन देखो, प्री के लिए भी या मेंस के लिए। मेंस के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन 8 नंबर में या 4 नंबर में, ये क्या चीज है और इससे क्या ऑब्जेक्टिव है या इससे क्या प्रोविजन है, ठीक है ना। तो इतनी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब साथ में क्या करेगा, ये वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करेगा, इनहांस एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी एंड प्रोवाइड देम बेटर प्लेसमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात भी करता है, बेटर प्लेसमेंट की बात भी करता है, और हायर लेवल पे किसकी बात करता है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात भी करता है। और बाद में अब देखो, अब जैसे हमने कल पढ़ा 99% क्या हिमाचल में MSME है, और साथ में क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्टअप की बात भी करता है ना। जैसे हमने पीछे मुख्यमंत्री वाले की योजना पढ़ी थी, उसको यहाँ पे आप रिलेट कर दो। क्योंकि देखो सारी चीजें मैं बार बार आपको बताता हूँ, एक जगह नहीं मिलती, आपको इसको क्लब करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, स्किल और ह्यूमन जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका सारा ही आपको, अगर आप सारा पढ़ोगे ना इसको। और दूसरी क्या बात है कि अगर आप इसी डॉक्यूमेंट के इकोनॉमिक सर्वे को अगर 4 बारी पढ़ोगे तो आपके ना फिर ऐसे लिंक बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको फिर ऊपर से ज्ञान सिलेबस का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पता है वो किस तरह का ट्रेंड पूछा गया ना, तो फिर आपको ज्यादा ये और हेल्प करेगा। तो अब देखो कितनी सारी बातें की जा रही है इसके ऊपर। इंस्टीट्यूशनल तो है ही है ये, और एज ग्रुप की बात कर रहा है, और हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी बात कर रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, और 18 से लेकर 22 तक एक टारगेट है जिसमें 1 लाख से ज्यादा मेन एंड वुमेन को देना है रोजगार। एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी, प्रोवाइड देम बेटर प्लेसमेंट, और साथ में स्मॉल स्केल बिजनेस की बात भी कर दी, ठीक है जी बात। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये फिर अगेन स्किल
एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहाँ पे यूज होने के लिए कि एक एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब इसके लिए भी क्या, देखो ये भी एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसमें लिखा है देखो पहले लाइन में, इन ऑर्डर टू क्रिएट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट नीड ऑफ द स्टेट, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज बीइंग सेट अप। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, मतलब एक अपने आप में समझिए कॉलेज ही है ये। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज बीइंग सेट अप एट वाकना घाट, सोलन। अब ये भी क्वेश्चन प्री के लिए बनता है कि ये कहाँ पे है और किसकी असिस्टेंट से ये बन रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्ट हिमाचल प्रदेश डेवलपमेंट बैंक की तरफ से बना रहा है। और इसमें और भी किस दिशा में लोगों को ट्रेन करना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश किसके लिए ज़्यादा फेमस है, हॉस्पिटैलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो ज़्यादा रहता है। तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर को इसमें देना है। और अगेन हाई एस्पिरेशनल स्किल, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम हैज साइंड MOU विद वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो उधर से हिमाचल और उधर से क्लब कौन हमारे साथ, वही विकास निगम हो रहा है। और वो क्या कर रहा है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहा है, यहाँ अलग से आपको ट्रेनिंग देगी। अब देखो कौन कौन सी ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है, इंग्लिश भी रखी हुई है इन्होंने, क्योंकि इंग्लिश में होता है क्योंकि जो आधा टूरिस्ट तो उनके साथ कन्वर्सेशन के लिए। एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योर स्किल्स इंग्लिश में भी देना है, और दूसरा देना है कि चलो आप जॉब देने वाले नहीं करने वाले बन जाओ, उसकी भी स्किल दी जाती है। जिसके अंदर और ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में आ जाता है, तो वो स्किल में जॉब देने की बात भी करेगा, है ना। और साथ में क्या है, नीचे लिखा है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम इज डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल ऑफ द हिमाचली यूथ। और साथ में किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल की बात की जा रही है, जो बड़ी एसेंशियल है। और सॉफ्ट स्किल में देखो ना, एक लाइन आपने हमेशा याद रखनी, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल, आपकी कितनी कम्युनिकेशन है अपने साथ और दूसरे के साथ, तो इसके भी ऊपर भी इस पे जोर दिया गया है, ठीक है। उसके अब यहाँ पे क्या है, अपग्रेडेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ 50 ITI की उनको टूल्स वगैरह दिए गए। वुमेन पॉलिटेक्निक रिहान में भी दिया गया, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और ग्रेजुएट जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी फॉर फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड 30 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, तो इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर दिया गया। तो 2 प्रोजेक्ट है इसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, और दूसरा तो है ये जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है, ठीक है जी। अब अगला फिर से आपके सिलेबस में अलग से क्या दे रखा है कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, वो नेशनल लेवल के भी है और स्टेट के लिए भी है। अब जैसे उनको पढ़ रहा था ऊपर कि क्या क्या था, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको स्किल दी जाएगी। और इस जो स्किल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है उनका, उसका नाम है नव धारणा। तो नव धारणा है, तो ये प्रीमियम क्वेश्चन बन सकता है कि नव धारणा किसके लिए या नव धारणा क्या है। तो नव धारणा क्या है, स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हिमाचल प्रदेश विकास कौशल निगम हैज लॉन्च्ड, और लॉन्च करने वाला फिर से अगेन कौन है, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। अ लाइवलीहुड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर नर्चरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अमंग द डिफरेंट एबल पर्सन। तो ये है, तो उसके साथ साथ नीचे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सिटी लाइवलीहुड सेंटर बन रहा है, रूरल लाइवलीहुड सेंटर बन रहे हैं, मॉडल करियर सेंटर बन रहा है, ये सारे काम करेंगे स्किल के लिए, ठीक है ना। और सुटेबल लैंड फॉर सेटिंग ऑफ द स्किल सेंटर एट ज्यूरी, है ना, नगरोटा भगवा, है ना, तो ये सारे सेंटर वगैरह भी बन रहे हैं। अब ये कि ग्राउंड लेवल पर कितने इफेक्टिव है, ये कितने इफेक्टिवली काम करता है ना। तो अब थोड़ा सा इसमें क्या होता है, होते तो बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं सरकार के ये, बट प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्योंकि इसके लिए जो फंड आता है ना, पैसा आता है, तो उसको जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसको दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो खुद ही एफिशिएंट नहीं होते। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए या तो कोचिंग वाला पकड़ लिया, या किसी को कोई नॉलेज ही नहीं, उसको पता लगे कि हाँ जी ऐसी स्कीम है। क्योंकि देखो ना, अल्टीमेटली क्या है कि आप ऐसा समझ लो जैसे गाँव में होता है, किसी स्कीम को लेने के लिए आपको एक चैनल पकड़ना पड़ता है कि अच्छा मुझे ये स्कीम के अंदर मैं यहाँ पे स्किल सेंटर खोलूँगा, ठीक है जी, सरकार की तरफ से पैसा आना है। अब पता है इसमें 50 लाख पैसा है, 20 लाख का काम करना है, 30 लाख रुपए का घपला करना है। और उसमें अब सबसे पहले तो कि ये प्रोजेक्ट मिलना किसको है, ये बड़ा मुद्दा है। ये प्रोजेक्ट अब असल में मिलना किसको है,
और मिलेगा उनको जिनकी सही से सेटिंग बैठी होगी, है ना। तो यहीं से यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर इसका असल में रियलिटी में अगर ये हो जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप खुद बताओ, अगर ये सारी चीज़ें इतनी इफेक्टिवली से होती तो शायद जो प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उनकी ज़रूरत भी ना पड़ती, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब तो जो मेधा प्रोत्साहन योजना है, एक स्कीम है सरकार की, जिसमें सरकार 1 लाख रुपए बोल देगी चलो जी आप कोचिंग के लिए जी कहीं जा सकते हो। अब चलो, अब इस बार तो क्या किया सरकार ने, सभी इंस्टीट्यूट को इसमें ओपन कर रखा है। और इससे पहले ही 2-3 साल क्या कर रखा था कि एक इंस्टीट्यूट है, वो सिर्फ 1-2 इंस्टीट्यूट है जो एमबीए की कोचिंग देते हैं, है ना। एमबीए के लिए, एमबीए के था ट्रेंड कभी, अब तो आज के डेट सारे एमबीए कोचिंग नहीं लेते। अब वहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि मेरे पास ऐसे बतेरे सारे बच्चे आते थे कि उनको जो फंड मिलता था वो पैसा उनको उसी जगह खर्च करना था, क्योंकि अब कोचिंग तो उन्होंने लेनी है, एचएस की लेनी है, किसी ने एलाइड की लेनी है, किसी ने किसी और की लेनी है। अब पैसा आना है और वहीं खर्च करना है। तो अब फिर लोगों को क्या कि नहीं, पैसा तो लेना ही है, हमने लेना ही है और दे देंगे इतना पैसा जो भी उनकी सेटिंग आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा फंड कहाँ जा रहा है, बेकार की जगह जा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इतना कुछ करने के बाद में ये देखा जाता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम, तो ऊपर से लेकर जो नीचे वाला जो सिस्टम है, जब ग्राउंड में आते आते वो फिर एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, बाकी सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो इसके लिए जरूर क्या होता है, इसके लिए अगर इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाना है, इसको बोलते हैं कि क्वेश्चन भी आ रखा होता है सोशल ऑडिट। और जैसे एक होता है बड़ा लेवल पर ऑडिट, उसमें तो अब सोशल ऑडिट में क्या होना चाहिए कि जो उस एरिया के लोग हैं, अगर मान लो एक स्किल सेंटर खोल दिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में एक स्किल सेंटर खोल दिया, अब कोई थर्ड पार्टी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आ जाए, मान लो शिमला डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया कहीं जगह पे, अब उसके ऑडिट के लिए कोई दूसरी ही जगह से कोई टीम आ रही है और वो क्या करेगी, वहां के जो लोग हैं, वो जो सोसाइटी है, उनके पास जाएगी, पहले तो उनसे सर्वे लेगी कि बताओ ये काम हुआ नहीं हुआ। अब उसके बाद जो सच में उन लोगों ने जिसने वहां से स्किल ली है, जिसने वहां से स्किल ली है, उनका फिर टेस्ट ले लो। अगर सोशल ऑडिटिंग वाला सिस्टम अगर हो गया, एक ही रास्ता है इसका कि जितनी भी इस तरह की स्कीम होती है सरकार की जो सोसाइटी के लिए होती है, उसका ऑडिट अगर सोशल लेवल पर हो जाएगा तो सबका सब ठीक हो जाएगा, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम वाली व्यवस्था है, चाहे कोई और भी है, जितनी भी है। और ये चीज़ हमारे देश में बहुत ही कम है ही नहीं है। और सिर्फ अभी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश एक जगह की जा रही है, इसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं, वो है मनरेगा में ना। मनरेगा में तो चलो वैसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई, अब तो आधार कार्ड के द्वारा पैसा आता है, बैंक अकाउंट में आता है, तो चलो वहाँ तो हो जाता है। तो अगर सभी स्कीम के अंदर ऐसा आ जाए तो फिर ये भी और सही हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना, सोशल ऑडिटिंग। तो आप सजेशन में कहीं भी लिख सकते हैं उस चीज़ को कि और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। और जो ऑडिटिंग फाइनेंस की तो होती रहती है ऊपर ऊपर, तो हो जाती है ऊपर ऊपर, वो तो हो गया। और ये मैं बताऊं, अगर 100 करोड़ रुपए आया मान लो स्कीम के लिए, तो वैसे तो इसकी ऑडिटिंग ऑडिट अच्छी तरह से हो जाता है कि यहाँ खर्च हो, तो सब पेपर बन जाते हैं नकली। बट अगर आप उन लोगों तक पहुंचे हो तो वहाँ पे तो क्या नकली करेंगे ना। तो ये चीज़ है। सो नेक्स्ट है जी, स्टेट कंपोनेंट अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0, और दोबारा फिर अभी स्टार्ट कर दिए इस साल के लिए। अवेयरनेस क्रिएशन एंड पब्लिसिटी। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम हैज drawn an elaborate publicity and brand building plan to reach out all the Himachal youth aspiring for vocational education। अब ये बोल रहा है कि सरकार ऐसा भी करती है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स लाती है कि लोगों के पास जाके कैंपेनिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है कि आओ जी। और साथ में क्या करेगी, जैसे काउंसलिंग बुकलेट हो गई, प्रोग्राम ब्रोशर्स हो गया, वीडियोस, पोस्टर्स, है ना। तो ये सारा दे दे के भी लोगों को मोटिवेट किया जाता है। रेगुलर टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स पे भी आते रहते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये सारा आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है जी। तो 2-3 बातें, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका बेसिकली सारा पार्ट है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चैप्टर, अब यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, पावर सेक्टर। शी हट्स
हो सकता है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है ना, कि इसमें ऐड नहीं है, बट आप अपनी तरफ से कर सकते हो, है ना। वो भी एक वन स्टॉप सेंटर की तरह ही है, कि जहाँ पे एक ऐसा क्लस्टर बन जाएगा, वहाँ पे औरतें एक एनजीओ टाइप चला के अपना वहाँ खाना भी खिला सकती है और कुछ अपना लोकल बेच भी सकती है ना। ये सारा हो सकता है वहाँ पे, तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स है, और इसमें ज़्यादातर फोकस वुमेन के लिए किया गया है ना। तो शी हट भी आप इसमें कर सकता है। और देखो जी, प्री में तो क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर कि एक तो बड़ा बेसिक है, कितनी हमारी पोटेंशियल है, कितना हम जनरेट करते हैं, और एक बनता है जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उनकी लोकेशन कहाँ पर है वो, और कितने मेगावाट के है। ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। ऐसे तो बता ही रहे सारे, पर इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, जो लेटेस्ट होता है, जो बड़े न्यूज़ में रहते हैं, वो नहीं होते हैं। तो इसलिए आपने इकोनॉमिक सर्वे वाले सारे आपको पता होने चाहिए, सब के सब, कि कौन सा कहाँ पे है। और मेगावाट अगर नहीं पता हो तो बड़े बड़े के होना चाहिए, पर जो छोटे उनका चलेगा, ठीक है। बट इतना पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट पे है और किस रिवर सिस्टम के ऊपर है ना। ज़्यादातर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उनको ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर नाला पूछ लेंगे, वो रिवर सिस्टम ही पूछ लेंगे, रावी के ऊपर है, क्योंकि रावी की कोई ट्रिब्यूटरी होगी उसके ऊपर होगा वो, ठीक है जी। एक तो ये वाला है। और उसके बाद क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर जैसे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मान लो हिम ऊर्जा क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे शायद पूछा भी एक बार मेंस के लिए, है ना। ऐसे से क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट की फिर से वही कुछ स्कीम्स क्या है इस पे है। अब एक है कि जो आपको सिर्फ डाटा यही मिलेगा, भाई कहीं नहीं, उसका सोर्स ही नहीं है। अब आपको बता रखा है कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू जनरेशन 2 लिखे हुए सिलेबस में, फ्लोरा एंड फोना पहला पार्ट, और दूसरा लिखा है जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है उससे। ये आपके शब्द में लिखा हुआ है सिलेबस में, रेवेन्यू जनरेशन, फ्लोरा एंड फोना से क्या आता है मेरे पास, और यहाँ से क्या आता है। तो अब इसमें जो हम बात करेंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसमें दिया हुआ डाटा इस साल वाले में दिया हुआ है काफ़ी हद तक। अगर आपको उतना डाटा पता है तो उतना सफिशिएंट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि थीसिस लिखना है ना। क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा, और 20 नंबर में अकेले नहीं आएगा, 20 नंबर में आएगा तो किसी चीज़ के साथ और उसमें कुछ और एडिशन क्या रखी होगी। तो जितना इसके अंदर डाटा दे रखा होगा उतना काफ़ी है ना। और कुछ स्कीम्स ज़्यादातर हिमाचल गवर्नमेंट की सेंटर के साथ जुड़ी होती है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला काम है, इसके अब 3 अलग अलग काम बांटे हुए हैं। एक काम करेगा जनरेशन के लिए, जनरेट करने के लिए बिजली को, और दूसरा करेगा उसकी स्टोरेज के लिए, या तीसरा करेगा ट्रांसमिशन के लिए, है ना। तो इस तरह से, और स्टोरेज नहीं, ट्रांसमिशन थर्ड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक जगह जनरेशन हो गया, जनरेशन से उस जगह खाली करके और ले गया, जो अब टेक्निकल चीज़ होती है। और उसके बाद थर्ड क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब 3 अलग अलग काम है। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो वो वैसे ट्रांसमिशन में काम करेगा है, और शायद और अब कुछ लेवल पर जनरेशन के लिए भी काम करता है ना, उसके आगे सब्सिडी जो बनी है। तो इस तरह से अलग अलग काम दिए जाते हैं इनको। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप हैव स्टार्टेड phase 3 of प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, then why only 2 phase is mentioned in economic survey। क्योंकि अब देखो, इसका तो अब मैं भी नहीं बोल सकता उन्होंने क्यों क्या रखा है, क्योंकि हो सकता है कि अब वो आगे भी स्टार्ट हो रहा है, करना है, और ये हो चुका है, इसलिए हो सकता है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ी पिछली होती थी, क्योंकि वो पिछले साल का होता है ना। जो तो बजट होता है तो इस साल और अगले साल होता है, और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा 1 साल पीछे का चलता है ना। तो मेन वजह इसकी ये हो सकती है कि जो ये 1 साल पीछे है। तो ये है जी। तो अब इसमें देख लो आप क्या क्या है इसमें। तो हिमाचल प्रदेश में रिन्यूएबल सोर्स थी, देखो ना। ये भी है कि जो डैम होता है ना, पहले क्या था, शायद 5 मेगावाट तक के था ये, कि उसको ही माना जाता था कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स था,
है ना। अब इसकी लिमिट बढ़ा दी है। देखो पहले क्या होता था कि वैसे तो देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रिन्यूएबल में आती है ये, है ना, हमेशा ही, क्योंकि पानी को वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार यूज़ कर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम क्या है कि बड़े बड़े जो डैम बनते हैं, जो उसमें सिस्मिक वेव जो क्रिएट हो जाती है, प्रेशर पड़ता है अर्थ के ऊपर, बड़ी सारी चीज़ें आती है, तो उस वजह से क्या है कि एक लेवल तक इसको रिन्यूअल में रखा जाता था, उसके ऊपर इसको भी हटा देते हैं। बट अब एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा कितना मेगावाट का है, तो अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हिमाचल के लिए अच्छी बात है कि अब जितने हिमाचल के प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम किस में आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज के जनरेशन के सोर्स में आते हैं। ठीक है, तो पहले से ऐसा था, तो हिमाचल में पहले बड़ा कम था, 48 में कितना 500 kV की बात की गई है। और उसके बाद अब डाटा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो डिवीजन है फॉर्म्ड इन 53 में, उसके बाद MPP एंड पावर जो डिपार्टमेंट था अलग से, वो 64 में बना। तो पहले एक डिवीजन बना और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ही बन गया अलग से, और वो 64 में बना। और नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ पावर विद इन द स्टेट बाय यूज। अब कंजम्पशन का अंदर क्या है, देखो सबसे पहले तो है पोटेंशियल, तो 27,436 मेगावाट हमारी पोटेंशियल है कि इतना जनरेट कर सकता है ना। ये डाटा आपको कहीं भी काम आ सकता है, तो ये तो आपको याद रहना चाहिए। तीन डाटा है इसके अंदर। तो ये क्या 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 है इसके अंदर, ये तो हमारी टोटल पोटेंशियल है जी। और जो हार्नेसेबल है वो 24,000 मेगावाट है, मतलब इसको हम हार्नेस कर सकते हैं। अब जो इसके बीच में जो गैप है 3,000 का, उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कुछ इस तरह की नेचुरल कंडीशंस है कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, है ना। या तो अगर कर भी दे तो वो हजार्ड पैदा कर देगा, डिजास्टर पैदा कर देगा, राइट। तो ये हमारी क्या है, जो हार्नेसेबल है। और जो असल में कर रहे हैं हम, जितना भी कर रहे हैं वो कितना है, 10,596, 10,596.27, जो कि करीब करीब 38% आता है, लिख लेना है। या जी, ये डाटा आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम में आता है और मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं। और ये रेवेन्यू जनरेशन भी इसी के हिसाब से होगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको बढ़ाना है, ठीक है जी। अब बढ़ाने में देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। सबसे पहला वही शब्द लिखूंगा जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। कि अगर हम इसको कर भी रहे काम, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, तो ही हो सकता है। अगर नहीं करेगा मैं इसका असेसमेंट, ये क्या करेगा, कॉज डेवलपमेंट तो है बट साथ में क्या लेके आ रही है, डिजास्टर। इट कुड बी अ कॉज फॉर डिजास्टर। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और तीसरा क्या है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जो थोड़ा हर्डल पैदा कर देता है ना। और चौथा इसमें क्या पंगा है, इंफ्रा, कि जहाँ पे मैं डैम बनाना है वो बनाना है, उसके लिए कहीं पे सड़क बनानी पड़ती है, कहीं पे टनल बनानी पड़ती है, और इंफ्रा अपने पास इतना ज़्यादा है नहीं सॉलिड। और जहाँ पे ये रिसोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, वो बड़े दूर दराज इलाके में, है ना। इंफ्रा, फिर हमें चाहिए क्या, इन्वेस्टर्स जो यहाँ के इन्वेस्ट करें। और एक प्रॉब्लम ये है कि जो हम ऑलरेडी हार्नेस कर रहे हैं उनके साथ हमने पहले ही डील कर रखी है। कोई प्रोजेक्ट हमने पंजाब के साथ मिलकर लगाया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट हमने किसी के साथ लगाया। तो इसमें क्या है कि जो अदर स्टेट्स है उनकी शेयर होल्डिंग, ये भी एक मुद्दा है। तो अभी आपने हमेशा याद रखना है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, डेवलपमेंट विद हजार्ड, और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन्वेस्टर एंड फंड्स, ये सब कुछ है। और एक और है रिमोटनेस होगी, कि हम बड़े रिमोट एरिया में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो अब इन वजह से हम इसको प्रॉपरली हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर बड़े लेवल पे क्या देखते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें अब देख सकते हैं इसमें। अब देखो जी, अब आप यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रेट ऑफ एनर्जी
फिजिकल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2021 अप टू दिसंबर। तो इसकी कुछ बातें बताई गई डायरेक्टरेट ने। तो अब देखो इसमें क्या है कि अब आपने ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे नाम लिखे आ रहे हैं इनके, इनको देखना है आपने। सो डज द हाइड्रो एनर्जी हार्नेसेबल डेफिसिट इंक्लूड पावर लॉसेस ड्यूरिंग द जनरेशन। हाइड्रो एनर्जी हार्नेसेबल डेफिसिट इंक्लूड पावर लॉसेस ड्यूरिंग द जनरेशन, ये भी है, ऐसा भी हो जाता है। तो अब देखो ये जो पावर जो लॉस है तो ना जनरेशन, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा ही। तो इसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये भी सही बात है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 2-3 जो पॉइंट है। तो एक तो है SJV, जो हिमाचल जो 5 मेगावाट से ऊपर वाले जो प्रोजेक्ट है वो संजय जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उसको दिया रखा है, इसको अलॉट किया गया है। अब हमारे जो प्री के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, चलो मेंस के लिए इतना ज़्यादा कोई फैक्ट लिखता भी नहीं है। तो ये तांडी वाला है 104 मेगावाट का डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, और राशिल है 130 मेगावाट का, ये भी लाहौल स्पीति में है, और सच खास है 267 मेगावाट कैपेसिटी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अब 3 प्रोजेक्ट है, तीनों आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में खासकर, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है और कौन लगा रहा है इस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है जी रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ HP शेयर ऑफ पावर। अब सरकार कितना रेवेन्यू करती है ये देखो, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो 31 दिसंबर 2020 तक 610 करोड़ अर्न किया, और आगे जो एंटिसिपेटेड था जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक, ऐसा मानते थे कि इतने टाइम में हम 66 करोड़ है और इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना बन गया 670 करोड़। एक बात, और अब जो बजट एस्टिमेट है जो आने वाले साल के लिए है उसमें हमने कितना टारगेट रखा है 900 करोड़ का। तो इतना पैसा बिजली से कमाना है, और आगे किसमें है नॉन जो टैक्स रेवेन्यू है, और ये इससे आ रहा है। नेक्स्ट है एज पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 all the state government UT administration have designated an agency as state designated agency, SDA बना रखी है सभी स्टेट में। अब SDA क्या करेगी, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड करेगी, स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड के ऊपर काम करेगी, है ना। तो अब देखो ना ऐसे क्वेश्चन ना कई बार प्री में ना पूछे, मैं इंटरव्यू पूछ लेता है ना। तो मेरे को जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है ना। तो नॉर्मल बात है बोल दी, पर कुछ टेक्निकल चीजें भी ये भी होती है अगर याद है किसी को। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, 71 में बना था, इसकी डेट भी आपने याद रखनी थी कब बना था। और इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम, अब इसको लिमिटेड कैटेगरी में रख लिया। लिमिटेड क्या होता है, कोई कंपनी का नाम दिया जाता है, चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट हो। तो अब जो कंपनी एक्ट है 1956 के अंदर इसको बोर्ड लिमिटेड की कैटेगरी में रखा हुआ है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर टू ऑल कंज्यूमर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया कि सभी को ये प्रोवाइड करेगा। पावर इज बीइंग सप्लाइड थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। तो ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो ट्रांसमिशन एक बड़े एरिया से दूसरे तक ले जाना, और उसके बाद जो आगे घरों तक पहुंचाना है वो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो इस 3 लेवल पर काम करता है काम, है ना। तो इतना ज़्यादा में टेक्निकल हो जाना नहीं है, ट्रांसमिशन की लाइन कौन सी होती है, सब ट्रांसमिशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं जानना है। अब नेक्स्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स, और सेंट्रल क्या क्या स्कीम जो स्पॉन्सर करता है हिमाचल के लिए, ये सारी पता होनी चाहिए आपको। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो इसका जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इसका जो मकसद है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करना रूरल एरिया में, द कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू रूरल एरियाज। तो इसमें एक लाइन याद रखना रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और उसके बाद है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, तो ये भी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एफिशिएंट मीटरिंग। तो उसमें एफिशिएंट मीटरिंग की बात भी की है ताकि थोड़ी एफिशिएंसी आ जाए, चोरी कम हो जाए। तो 2021 के बाद ये लॉन्च हो गई थी। हिमाचल हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो अब इसमें भी क्या है 24/7 क्वालिटी एंड रिलायबल पावर सप्लाई देनी है 13 टाउन इन HP में, 13 टाउन इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। और इसमें कई बार पूछते हैं इसको कौन असिस्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक इसको
फंड कर रहा है। नेक्स्ट है एसआई स्कीम फॉर वोल्टेज पॉकेट इन एचपी। तो अब कुछ इंटीरियर एरिया, रिमोट एरिया होते हैं जहाँ पे वोल्टेज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे लाइट बड़ी कम आती रहती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए भी है मुख्यमंत्री रोशनी योजना। तो अब ये रोशनी योजना पूछ रहा है किसके लिए है, तो इसमें याद रखना पुअर फैमिलीज के लिए है। उसके बाद है इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग प्रोजेक्ट। तो एंटरप्राइजेस में क्या है कि पे आउट ऑफ 13,500 एम्प्लॉय पेंशन वगैरह इनके बात करी है कि ये छठी जो स्कीम है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही प्रीवियस क्वेश्चन बनेगा ना ही मेन बनेगा, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। तो अब किस लेवल पर हम कर रहे हैं इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या है, अब इस टाइम 37 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है ना। तो अब ये क्या है, थोड़ी ना जैसे कोई आई थिंक एक हिमदारा करके एनजीओ है, वो इनके अगेंस्ट भी जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एनजीओ भी सिलेबस में लिखा है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि हिमदारा करके एक एनजीओ है जो क्या करता है, जो जितनी भी हिमाचल की जो रिवर्स है उनके ऊपर स्टडी कर चुका है, और स्टडी करने के बाद बोलता है कि जो आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं इसका तो पहले वो पूरा बता देगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या हो रहा है इस एरिया में, फिर बाद में उसके नेगेटिव पॉइंट बताता है। तो अल्टीमेटली उसका मानना ये है कि जो नेचुरल रिवर्स है, जितने आप इनको डैम बनाओगे, इनके ऊपर बिजली बनाओगे, इधर से टनल बनाओगे, इधर से उधर डाल दोगे पानी को, उससे क्या हो रहा है कि जो रिवर्स का तो जो नेचुरल फ्लो होता है वो खराब कर रहे हो, साथ में जो लैंड है, जो अर्थ है, उसको तोड़ फोड़ रहे हो, है ना, बड़ी सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होती है, क्लाइमेटिक होती है, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने बड़ा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक होती है और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कि लोगों की जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, सोशल लाइफ में क्या बढ़ रहा। अब जैसे मान लो किन्नौर में बहुत सारे एरिया है, उनके क्या प्रॉब्लम है, जैसे भी सावड़ा कोटू हाटकोटी वाले रीजन में प्रोजेक्ट लग रहा था, वहाँ पर डैम बन रहा था, तो बल्कि वहाँ के लोगों ने बड़ा रिजेंटमेंट किया था, है ना, ये भी क्वेश्चन से पूछा था इंटरव्यू में, है ना, वहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम थी। तो वहाँ के जो लोगों की प्रॉब्लम थी वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट वाली प्रॉब्लम थी, ना कि इन्वायरमेंट वाली। इन्वायरमेंट तो सरकार सोचे, तो सोशल इम्पैक्ट में क्या है कि अब उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो बोलते थे कि हमें वहाँ धमाके हो रहे हैं, हमें वो सुनाई देते रहते हैं जोर जोर से, उतने कि अगर बार बार ब्लास्टिंग हो रही है किसी, अगर एक गांव के नजदीक बार बार उसके अंदर ब्लास्टिंग हो रहे है, वो तोड़ रहे हैं अंदर टनल बनाने के लिए, पत्थर तोड़ रहे कर रहे हैं, और उस ब्लास्टिंग की वजह से वो बोलते हैं कि हमारे जो घर है वो भी हिल जाते हैं, और जो उनके प्लांट्स है वो भी हिल जाते हैं, और उनके घरों पे हमेशा धूल पड़ी रहती है। तो अब इस तरह से क्या है, तो जो उनकी सोशल जो लाइफ थी ना वो डिस्टर्ब हो गई एकदम से, है ना। तो अब ये भी एक मुद्दा है। तो अब जो वो हिमदारा है वो इस तरह की सारी बातें करता है कि इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है। तो अब इस तरह से एक तो अब एक और है आपके सिलेबस में, वो है डेवलपमेंट एंड डिजास्टर। मैं सिलेबस के कीवर्ड बताता रहता हूँ आपको ये। तो डेवलपमेंट एंड डिजास्टर में क्या है, जो डेवलपमेंट है ना दोनों ही है। वो डेवलपमेंट बहुत सारे केसेस में डिजास्टर को रोकती भी है, अगर सस्टेनेबल तरीके से हो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ हो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ हो, तो डेवलपमेंट बहुत सारे केसेस में क्या करेगी, रोक देगी डिजास्टर को। अब मान लो रिवर्स है, रिवर के चारों तरफ से आपने कोई ऐसी दीवारें लगा दी या कुछ ऐसा उसका एरिया बढ़ा दिया, तो डेवलपमेंट है वो। अगर आपने ऐसी डेवलपमेंट कर दी, रिवर के दोनों तरफ बिल्डिंग्स बना दी, उसका चलन और कम कर दिया, तो डिजास्टर की तरफ लेके जाएगा। तो उसका बड़ा लिंक है आपस में। तो डेवलपमेंट दोनों चीजें लेके आती है, कभी डिजास्टर को रोकती भी है और कभी लेके भी आती है। तो वो भी ये लाइन आपको सिलेबस में लिखी हुई है, डेवलपमेंट एंड डिजास्टर। तो इस तरह से 27 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 489.35 मेगावाट आर अंडर ऑपरेशन। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है कि 27 हाइड्रो प्रोजेक्ट अभी इसके अंदर जो है, जो चलने वाले, जो कर रहे काम। 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होल स्टेज 300 megawatt is under construction by BVPCL, ये है लिखना, लिख लो साइड में, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ HPSEBL। तो HPSEBL की क्या है, सब्सिडरी आगे, अब इसकी डॉटर ब्रांच है, तो ये कर रहे हैं इसके लिए काम। अब देखो ना, जो ये होल लिखा है थर्ड स्टेज, जो इसका थर्ड स्टेज है, अब ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन जाता है कि कितने मेगावाट का, तो ये 100 मेगावाट का है, और इसके सिवा बाकी भी छोटे छोटे आ गए, है ना। तो ट्रांसमिशन विंग HPSBL
has installed 54 EHV सबस्टेशन। तो ट्रांसमिशन की भी इसके आगे एक विंग है। तो जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, अभी तीनों में काम करते हैं। इसके आगे इसने विंग बना रखी है, कुछ ट्रांसमिशन के लिए करती है, कुछ जनरेशन के लिए करती है और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करती है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन खुद करता है, ठीक है। और अब है जी फर्दर प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट। अब सरकार के आगे क्या प्लान्स हैं? कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल द ऑफिस ऑफ HPSCBL, augmentation and construction of the new substation STLT line की to provide quality and reliable power to the consumer in the state, to reduce the transmission and distribution losses। तो अब ये भी एक टारगेट है कि आने वाले टाइम में तो कंप्यूटराइजेशन कर रहा है और अच्छी लाइन बनानी है और रिडक्शन करनी है जो लॉसेज होते हैं। अब नेक्स्ट है न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर HPSCBL लिमिटेड। और कौन से इसके दो प्रोजेक्ट है जिसके लिए काम कर रहे हैं? देखो, एक है साई कोटी स्टेज 1, 2, देवी कोटिस एंड हेल, जो सारी चंबा में है, 67 मेगावाट की है ये, ठीक है ना। उसके बाद है राइजन एंड न्यू नोगली टिक्कर एंड कुत्थर। ये राइजन 18 की होगी, न्यू नोगली 5 की होगी और टिक्कर भी 5 की होगी, अगली कुत्थर भी 5 की होगी। तो इतने मेगावाट की है। द DPR ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ HP। DPR का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। DPR इसकी बनकर तैयार हो गई है, तो इसके ऊपर भी चल रही है बात, ठीक है जी। तो अब आपके लिए क्या, देखो मेंस में आप लिखो ना लिखो, कई बार क्या होता है प्री में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि ये कहाँ पे है, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अंडर ऑपरेशन एग्जीक्यूशन स्टेज थ्रू HPCL। अब जो ऐसे प्रोजेक्ट है जो ऑपरेशन में आ चुके हैं और या आने वाले एग्जीक्यूशन में, वो कौन कौन से है ना। तो इसमें क्या है, त्रिवेणी महादेव 78 मेगावाट का है मंडी में, और उसके बाद है खाशंग स्टेज 4 48 मेगावाट, 12 खंबा 45 मेगावाट इंडस्ट्री की। देखो ये सारे रट्टे वाले हैं, ये सब रट्टे मारने बड़े खुद। और जिप्सा डैम प्रोजेक्ट 300 मेगावाट इन लाहौल स्पीति में। तो जो जिप्सा है ना, कई बार ऐसा होता है जिसको नहीं पता वो कहीं सोचते चलो जिप्सा होगा किन्नौर साइड में होगा, गरीब बात जिप्सा ऐसा लगता है किन्नौर में होगा, तो ये लाहौल स्पीति में है। उसके बाद है जी प्रोजेक्ट अंडर HPSCL आर गिवन इन द टेबल बिलो। और क्या प्रोजेक्ट है इसके, अब इसको भी आप ये इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछ जाता है इनमें से क्वेश्चन, कि जैसे एक साल ये सावड़ाकुंड वाला पूछा हुआ था और ये काशंग वाला पूछा हुआ है। इनका कई बार क्या करते हैं, इन वाले प्रोजेक्ट जो इस वाले में दिए हुए हैं इनके कई बार थोड़े बड़े हैं, ये 100 से ऊपर है, तो इसलिए जो 100 से नीचे होते हैं इनका नहीं पूछते जैसे कितने मेगावाट का, तो उसको नहीं आपने पढ़ना कितने मेगावाट का है, उसका सिर्फ इतने पढ़ना कहाँ पे है ना। और जो 100 से ऊपर वाले हैं इनको जरूर पढ़ना कि कितने मेगावाट का है, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं वो कितने मेगावाट का है जो 100 से ऊपर है। ये ड्राफ्ट नेशनल हैज गिवन प्रोविजन detrimental to environment like any project labeled strategic can bypass any environmental security। ये भी बात है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जाती है कंट्री के अंदर जिनको सरकार एक टैग दे देती है इस तरह का कि बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बाहर हो जाती है, क्योंकि फिर इसको वही बोला गया कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है हिंदुस्तान में वो कई बार एक बॉटलनेक बन जाती है, कि वो एक हर्डल बन जाता है। तो जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ओवरटेक कर जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। बट ये भी सही बात है, अगर सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को देखते चलने लग जाएंगे सभी चीज़ों को, तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर कुछ बना ही नहीं पाएगा। तो कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट को लाने के लिए थोड़ा सा ओवरटेक कर जाना पड़ता है ना। और देखो इसमें भी क्या होता है, 3 तरह के लॉ होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल लॉ, तो कंट्री क्या करते हैं उन इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा वायलेट करने की कोशिश करती है ताकि अपना काम निकले। फिर आता है नेशनल लॉ। अब नेशनल लॉ में क्या होता है, स्टेट सरकार थोड़ा चाहती है कि चलो कुछ कर ले इस तरह से ताकि कोई कानून टूट जाए, क्योंकि हर एक के लिए कानून होता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो फिर बाद में सरकार फिर स्ट्रेटेजिक नाम देके आगे निकल जाती है। तो मैं वो बता रहा था कि जो 100 से ऊपर वाले जो मेगावाट वाले जो प्रोजेक्ट्स हो गए, उनके आपको पता होना चाहिए कि किस नदी के ऊपर है, किस जगह पे है और कितने मेगावाट का है। तो इंटीग्रेटेड खाशंग 43 सतलुज के ऊपर है ना, खाशंग एंड कारंग 2 स्ट्रीम्स है उनके ऊपर बना है। सेंज कुल्लू में ये भी 100 का है ना, कुल्लू में तो 82 में होगा। सावड़ा कुल्लू शिमला में 111 मेगावाट, ये पूछा हुआ है चेस रेलवेज में है ना। और जनवरी 2021 में ये भी ऑपरेशन में आ चुका है, इसी साल आ चुका है। और स्ट्रॉन्ग टोंग करछम है किन्नौर में, ये 2024 में आएगा। और छंजू सेकंड
ईपी एंड द्योथल छंजू। एक्चुअल में क्या है, जो छंजू है वो है ट्रिब्यूटरी किसकी, द्योथल की, और जो द्योथल है वो खुद है किसकी, रावी की। तो इस तरह का है इनका। तो असल में रावी का जो रिवर सिस्टम है उसके ऊपर बना है। तो ये 2020-21 में भी आ जाएगा। उसके बाद रेणुका सिरमौर में, आफ्टर डिपॉजिट ऑफ द फॉरेस्ट क्लियरेंस फंड्स इन द स्टेट कैंपा अकाउंट द प्रोजेक्ट वुड गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने बताया था कि जो फॉरेस्ट जो कटते हैं कुछ सरकारी कामों के लिए, तो उसमें जो फंड है वो कहाँ से आता है, तो कैंपा से आता है ना। कैंपा एक इस तरह की अथॉरिटी है जो इसको देखती है। फिर है सुरगनी सुंदला चंबा में है, और थान प्लॉन ये मंडी में है, और नक्थन ये कुल्लू में 460 का है। और उसके किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अब ये भी याद रखना, जो किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, ये क्या है, इसको आगे हाइड्रोलॉजिकल स्टडी के लिए अभी भेज रखा है ना, रुड़की एंड जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पास दे रखा है कि भाई आप इसके ऊपर स्टडी करिए, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। फिर बाद में क्या करती है, ये जो रुड़की वाली यूनिवर्सिटी है या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूरा अर्थ का फिर पूरा नक्शा तैयार करेगी, उसके बाद फिर आगे सबमिट करेगी सरकार को, और सरकार फिर उस हिसाब से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगी, ठीक है ना। और जैसे हिमाचल प्रदेश की क्या है कि जब हम बनाते, जैसे हम बुक्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इन्हीं से मिल जाती है ना, कि किसी ने किसी के ऊपर स्टडी की होगी। अदरवाइज कोई ऐसा तो है नहीं कोई बुक लिखी गई है, रिसर्च इनके ऊपर हुई नहीं है। तो ज़्यादातर ये स्टडीज़ हुई है इनके ऊपर, कभी किसी यूनिवर्सिटी ने कर दी, कभी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कर दी, तो उसके बेस पर निकल जाता है। फिर वो क्लियर बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसके कॉज क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नेक्स्ट है जी सोलर पावर प्रोजेक्ट। HPPCL हैज़, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ सेट अप 5 मेगावाट। अब ये किसके लिए, सोलर के लिए। अब ये दो है, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है, दोनों पे पूछे हुए हैं। तो 5 मेगावाट का बैरादोल सोलर पावर प्लांट, एक बार पूछा था कहाँ पे है और एक बार पूछा था कितने मेगावाट का है। तो 5 मेगावाट का है बैरादोल सोलर पावर प्लांट, ये श्री नैना देवी जी में है, बिलासपुर में। और दिस इज द फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश विच वाज बिल्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और एक 10 मेगावाट कैपेसिटी का जो लगना है वो है अगलौर में, यह ऊना डिस्ट्रिक्ट में। फाइनेंशियल अचीवमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द कंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में इनको कितना कितना पैसा मिला है। इंटीग्रेटेड खाशंग को 0.16 करोड़ में है ये, सेंस को 87 करोड़ इतनी कमाई हुई है, बैरादोल सोलर पावर प्रोजेक्ट कितनी करोड़ हुई है, तो 90 करोड़ हुई है इनकी इन प्रोजेक्ट्स की। नेक्स्ट है HPPCL हैज जनरेटेड 386.3 करोड़ इन प्रीवियस ईयर। एक साल में इतना आया था। HPPCL की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी तो और भी है ना, जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, वो अलग हो गया। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, HPPCL की, सिर्फ बस एक हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, उसकी बात हो रही है। तो 386 करोड़ इसने कमाया। और जो ये साल हुआ इसमें 386 किसमें आया, 90 में। और इसके पीछे वजह क्या है, कोविड। तो कोविड की वजह से ये इसका यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो अब देखो अलग अलग प्रोजेक्ट है, तो आपने याद रखना, देखो ऐसा तो कोई पूछता नहीं प्री में, कभी यहाँ से पूछा नहीं कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लगा रखा है या HPPCL लगा रखा है ना। तो इतना तो अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, बट आपको इतना याद रहना चाहिए कितना का है, कहाँ पे है और क्या है। और मेंस के लिए फिर इतना देखना कि HPCCL कितना कमा रहा है, दूसरा कितना कमा रहा है, ओवरऑल कितना पैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये है जी, तो जो सोलर पावर प्लांट हो गया ये इनकी कमाई हो गई। और हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक और है हिमाचल में जो सिर्फ किसी काम करे ट्रांसमिशन के लिए। तो ये है हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है। तो तीनों ही हो गई यहाँ पे, है ना। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई, और दूसरी HPPCL हो गया, और थर्ड HPPTCL हो गया, है ना। तो ये तीन है जो एक जनरेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, एक जनरेशन में काम करता है, एक ट्रांसमिशन में काम करता है, बट अपने अपने दायरे में इनके अपने खुद के प्रोजेक्ट भी जो इनके आगे सब्सिडरी काम करती है, ठीक है जी। द कॉर्पोरेशन इज अंडरटेकिंग द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद एम टू स्ट्रेंथन द ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड फैसिलिटेट इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम अपकमिंग जनरेशन प्लांट्स। तो जनरेशन प्लांट जहाँ बनता है वहाँ से आगे ट्रांसमिशन करने का इसका काम है। द टास्क वैसे 2003 का एक स्कीम है ये, 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आई थी। उस पॉलिसी में स्ट्रिक्टली बोला है पूरे इंडिया के लिए कि आने वाले टाइम में बिल्कुल काम अलग अलग कर दो, जनरेशन वाला काम जनरेशन में रख दो,
ट्रांसमिशन वाला काम ट्रांसमिशन में कर रख लो और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग होना चाहिए। तो बट अभी इतना ज़्यादा देखो, ऐसा तो बन गई है हिमाचल के अंदर इस तरह की 3 कैटेगरी, बट ये ऐसा नहीं हो सकता क्लियरली अपना काम कर रही है ना। जैसे जो जो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो अभी तीनों काम कर रहा है मिलके, है ना। बट आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये अलग अलग करना बड़ा ज़रूरी है ना, क्योंकि गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 2003 का ये एक्ट है, इसको अलग अलग करना है, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या है, तो ये ट्रांसमिशन का काम करता है। द टास्क entrusted to corporation by government of Himachal Pradesh include execution of all the new works, both transmission lines and sub transmission of voltage rating 66 kV and above। तो इसके लिए काम करती है, इतनी वोल्टेज की ट्रांसमिशन की बात करती है। The government of India has approved ADB loan, एशियन डेवलपमेंट लोन भी इसके लिए अप्रूव कर दिया है for implementing the transmission project covered in power system master plan of Himachal Pradesh। तो इसके लिए सरकार ने लोन भी, सेंट्रल सरकार ने लोन किया कि जिसके लिए करना अलग से स्कीम बनेगी, हिमाचल सिस्टम पावर सिस्टम मास्टर प्लान ऑफ हिमाचल प्रदेश। द लोन वाज ट्राइफरकेटेड इनटू 3 ट्रेंचेस। तो 3 ट्रेंच का मतलब होता है कि कुछ पैसा, ट्रेंच का मतलब है कि कुछ एरिया बांट लेंगे, फर्स्ट में इस कुछ पैसा में इस काम के लिए लगाएगा, कुछ इसके लिए लगाएगा, कुछ इसके लिए लगाएगा। तो जो पैसा आया है उसको 3 ट्रेंच में डिवाइड कर रखा है। तो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ट्रेंच 3, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे बारासाई चौहार कुल्लू में ये या ऐसे लिख रखे है, बट आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको सबके सब याद रहना चाहिए, तो आप इसको छोड़ सकते हो। इन एडिशन अब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, अब जो ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ना, कई बार इसमें बन सकता है क्वेश्चन। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए कौन फंड कर रहा है, ये भी जर्मनी का बैंक है, KfW बैंक, ये फंड कर रहा है जर्मनी अमाउंटिंग 55 मिलियन। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी है हिमाचल में, जिसके लिए फंड कौन कर रहा है, जो जर्मनी का बैंक है। तो इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, कई बार मीन्स में लिखने के लिए काम आ जाते हैं, बट प्री में भी पूछ सकते हैं वैसे, पर पता होना चाहिए आपको। जैसे ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सुंदर एंड फ्रॉम आंध्रा टू समोली इन शिमला, तो ये रोड वाला शिमला वाले एरिया में आता है, तो वहाँ के लिए। फिर तांगनू रमोई, ये भी उधर ही आती है, रोडू में आता है ये भी। और उसके बाद है, और आगे दिहान हमीरपुर में है, और बजौली होली लाल इन चंबा। तो ऐसे सी कुछ है, ये एक नज़र मार लेना, ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा रटने लग जाओ, पेपर से पहले एक बार अगर नज़र मार रखी होगी आपको तो याद आ जाए तो ठीक है कहाँ पे है। तो ये तो मैं ये बता रहा था कि इसको ऐसा नहीं कि आपने पूरा इसको रट्टे ही मारने इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा बनता नहीं इसके, बस इतना ये ज़रूर बनता है कि इसके अंदर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है ना। अब जो 3 है, जो 2-3 है ना, उनको मैं एक बार देख लूँगा कि वो कौन से है, एक बार पूछ ले उसके बारे में कि कौन कौन से है जो इम्प्लीमेंट, जो मतलब ऑपरेशन में आ चुके हैं। अब है हिम ऊर्जा। अब हिम ऊर्जा के अंदर क्या होता है, जो 5 मेगावाट से नीचे वाले प्रोजेक्ट होता है, चाहे कोई भी हो इलेक्ट्रिसिटी, उससे हाइडल हो कोई और हो, तो उसको रखा गया इस कैटेगरी में। तो एक तो हिम ऊर्जा में रखना आपने याद है, 5 मेगावाट से नीचे है। हैज़ मेड concerned effort to popularize renewable energy program throughout the state with the financial support of Ministry of New and Renewable Energy। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आती है। तो 5 मेगावाट से नीचे रिन्यूएबल है, और बल्कि इसमें ये बताया गया कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कंपनी हो भी इस पर काम कर सकती है ना। तो ये है, और इसमें जैसे सोलर में ज़्यादा फोकस किया जाता है इसमें। अब जैसे इसमें बताया गया, इसको आपको सोलर थर्मल सोलर फोटोवोल्टिक प्रोग्राम्स है इसमें। तो इसमें सारा नहीं आपको याद रखना, जैसे एग्जांपल के तौर पर सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, SPV स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, है ना। स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम होती है, जैसे अभी भी चलाई है सरकार ने, कितनी स्कीम चलाई है, गांव-गांव में बांटते हैं ना स्ट्रीट लाइट, तो वो इसी स्कीम के अंदर है। और डोमेस्टिक लाइट हो गई। तो ये बस इनका एग्जांपल याद रखना, जो लिखा ना अचीवमेंट इन प्रोस्पेक्ट, इसको चाहे आप अपनी तरफ से काट दो इसको, क्योंकि इतना डाटा अननेसेसरी याद नहीं भी होता है ना, तो उसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स। तो अब ये जो पॉलिसी इनिशिएटिव है, ये यहाँ सिर्फ इतना ही दिया है, और आगे जाके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है। हाइड्रो पावर पॉलिसी अमेंडेड। अब ये हाइड्रो पावर पॉलिसी जो अमेंडेड है ना, पिछले साल वाले सर्वे में आ रखी है अच्छी तरह से, तो बट आपको रखनी है याद, क्योंकि वो पूछ लेते हैं मेंस में से क्वेश्चन। फ्री पावर रॉयल्टी रैशनलाइजेशन। रॉयल्टी होती है ना, जैसे कोई सरकार जो बना रहा है उससे सरकार रॉयल्टी ले लेती है ना, कुछ परसेंट उसका ले लेती है। उसके बाद है मैंडेटरी परचेज ऑफ पावर बाय HPSEBL
फॉर प्रोजेक्ट अप टू 10 मेगावाट। तो 10 मेगावाट जो से ऊपर जो प्रोजेक्ट होगी, अगर वहाँ के लिए सर खरीदनी होगी तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको किसी जो सरकार के जो प्रोजेक्ट, जो सरकार के जो है प्रोजेक्ट्स है, उनसे ही लेगी, है ना। और द टैरिफ डिटर्मिनेशन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन, जो टैरिफ वाली बात हो गई, और एक्सपेंशन ऑफ ओपन एक्सेस चार्जेस, तो कुछ चार्जेस होते हैं उनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया। और एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट अप टू 10 मेगावाट फॉर कैप्टिव यूज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको बोल दे कि अगर आप आओ यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ और 10 मेगावाट का आप अपना एक छोटा सा प्लांट लगा लो ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से बनती रहे। तो उसको ईज ऑफ डूइंग बोल सकते हैं उसको। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। रिडक्शन इन अपफ्रंट प्रीमियम एंड कैपेसिटी एडिशन चार्जेस, नेशनल चार्जेस फॉर गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड, तो ये सारा कुछ है जिसमें। क्लियर है जी बात। तो ये अब इसमें क्या है कि देखो, जो ज़्यादातर प्री में क्वेश्चन पूछते हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मैंने बताया इन सब के बारे में पूछे, जैसे सोलर वाले पूछे हुए हैं, दूसरे पूछे हुए हैं, है ना, ये आपने याद रखना है। और बाकी थोड़ी जो रेवेन्यू वाला है, कितना रेवेन्यू जनरेशन है, वो मीन्स के लिए करना है। आपने प्री में शायद पूछे ना पूछे, कम चांसेस है। थोड़ा बहुत मीन्स के लिए इसको देख लेना, रिलेट कर देना। सर वांटेड टू आस्क स्कोप ऑफ वाइल्ड विंड एनर्जी इन हिमाचल प्रदेश, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड इट्स पोटेंशियल एरिया। और देखो इसका ना, देखो एक बारी देखना पड़ेगा मेरे को भी ना कि क्या क्या स्कोप है इसका, है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको क्या है, क्योंकि कितना मेरे को भी इसके बारे में है नहीं अभी आइडिया। तो कोशिश करूँगा मैं कल इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेके आऊँ। और कुछ, और देखो एक चैप्टर और है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं अभी इसको, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो टूरिज्म का क्या है हिमाचल में। देखो एक तो है टूरिज्म पॉलिसी, वो तो है जी पेपर वन में। अब टूरिज्म पॉलिसी क्या है, 2019 की है, बड़ी लेटेस्ट, जो कि वैसे आप पढ़ोगे तो देख लेना, छोटा मोटा कर देखना, नहीं तो हम जो बुक हो गया हमारे जो नोट्स है उसमें इस बार अपडेट हो जाएगा 2019 की टूरिज्म पॉलिसी, जो कि पेपर वन में है। ठीक है जी। और उसके बाद जो पेपर 3 है, पेपर 3 के अंदर एक पूरी यूनिट ही पूरी सिर्फ टूरिज्म के ऊपर ही है। और पेपर 3 के अंदर पूरा, अब उसमें सब कुछ दे रखा है, चाहे टाइप्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन की बात हो सकती है उसी के अंदर, इको टूरिज्म, इको टूरिज्म उसकी भी एक पॉलिसी 2017 की, और सस्टेनेबल टूरिज्म, और उसमें एक दिया रखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इम्पैक्ट है किसके, टूरिज्म के। तो असल में क्या है कि अगर ये जो पेपर 1 में पॉलिसी है, जिसने ये सही से पढ़ ली, जिसने सही समझ ली, उसका पेपर 3 में जो यूनिट है पूरी एक, वो सही हो जाएगी टूरिज्म को लेकर। हिमाचल वाले पार्ट में एक सब यूनिट है इसके ऊपर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पेपर 1 में ही मेहनत करोगे ना, पेपर 3 में अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि अगर सिलेबस, बहुत सिलेबस ऐसा है जो आपस में ओवरलैप करता है, तो अगर आप पूरा सिलेबस समझोगे, एचएएस का नहीं और मतलब हिमाचल का ही नहीं और जीके का भी, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ, जो आपका 100% सिलेबस है वो 60% ही रह जाएगा। मेहनत आपकी कम हो जाएगी क्योंकि सिलेबस आपस में जुड़ा हुआ है। अब देखो जैसे हम एक चीज हम पढ़ रहे हैं, जैसे भी हमने पढ़ा स्किल्स के लिए, वही चीज एम्प्लॉयमेंट के लिए आ जाएगी, वही चीज ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आ जाएगी, है ना, वही चीज यूथ के लिए आ जाएगी, वुमेन के लिए हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होती है ना, ये चीजें आगे आगे कनेक्ट होती रहती है। तो ये जो सिलेबस है ना, मैं बता रहा 60% से कम हो जाता है। और जिस दिन आपको ये वाली कमांड आ गई, एक बारी जिस दिन आपको इतनी समझ आ गई, मेंस के लिए बोल रहा हूँ, प्री के लिए नहीं बोलता, जिस दिन आपको इतनी समझ आ गई कि ये सिलेबस इस तरह से बना हुआ है, उस दिन आपके एफर्ट्स भी कम हो जाएंगे, आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, समझने का भी, और लिखने की भी आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप
बार बार देखोगे उसको। और उसके लिए एक बात और भी, चलो अभी शायद शुरुआत है आपकी पढ़ने की, और वो कलाबाजी कब आती है, जब आप एक बारी तीनों पेपर पढ़ लेते हो मेंस के पॉइंट से, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जब तीनों पेपर आपने एक बारी पढ़ लिए, 2-3 बारी पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो अभी भी विश्वास करेंगे मेहनत करने पे, उस टाइम भी 2 बारी प्री का क्वालिफाई करके, प्री का बढ़िया पढ़ के, मेंस का बढ़िया पढ़ के, उस टाइम ही मेहनत करने पे ही विश्वास रखेंगे, उनका तो थोड़ा काम खराब हो जाएगा। अब एक होगा वो कि वहां पे वो स्मार्ट वर्क करेगा। अब ऐसा नहीं करेगा वो 100% को 100% ही रखेगा या उसको 120% बनाएगा, वो उसको ले आएगा 50% के ऊपर कि भाई इतना है बस, इससे ही बात बननी है। और रही बात जब आप पेपर में डिलीवर करने जाओगे, वहाँ तो आप 10% डिलीवर करके आ जाओ जो आपने सही से समझा हुआ है, उससे भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये क्या है कि हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी से स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो भी काम नहीं है। एक बारी ना आपको चीज़ों के थ्रू होना ही होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अभी सोचो कि नहीं अभी हम इस तरह से कर लेंगे, तो एक बारी आपको करना पड़ेगा, आपको एक बारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक साल का जो होता है ना पीरियड, उसमें आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप ये काम कर सकते हैं। तो अब देखो ये सारा इसके अंदर सिलेबस है। अब इसमें क्या कर रखा है, थोड़ा सा दे रखा है बस इसमें कि हमारा कितना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, और छोटी मोटी क्या स्कीमें चला रखी है, और एक बात दी गई है इसके ऊपर थोड़ी सी सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर। अब जो ज़्यादा फोकस होता है हिमाचल में वो है इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, और जो थ्रस्ट एरिया ऑफ टूरिज्म, कि नए नए एरिया क्या है टूरिज्म। अब जैसे मान लो एडवेंचरस टूरिज्म है ना, तो एडवेंचरस टूरिज्म है जी, तो वो हिमाचल एक ऐसी लोकेशन है हिमाचल जो कि एडवेंचर के नाम से हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। किसी को ट्रैकिंग करनी है, किसी को माउंटेनिंग का कुछ और पार्ट करना है ना, किसी को मोटर बाइकिंग करनी है ना, पैराग्लाइडिंग करनी है, और रिवर राफ्टिंग करनी है, जितने भी हो सकते हैं ना इस तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो सकते हैं, एडवेंचरस टूरिज्म हो सकता है, कैंपिंग करनी है, वो सब कुछ है, इवन फिशिंग तक है इसके ऊपर। बट ये क्या है, ये सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर इसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा। अगर टाइप्स ऑफ टूरिज्म के साथ साथ सस्टेनेबल आ गया, और ऊपर से इको टूरिज्म में क्या है कि हमने नेचर के साथ नहीं छेड़छाड़ करनी, और लोकल कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। और सस्टेनेबल टूरिज्म भी यही बोलता है कि जब तक लोकल कम्युनिटी का फायदा नहीं होगा तब तक उस टूरिज्म का कोई बेनिफिट नहीं है। तो लोकल कम्युनिटी का होना बड़ा जरूरी है। अब जैसे हेल्थ टूरिज्म है, वो भी थ्रस्ट एरिया में आता है। और धीरे धीरे क्या है, जैसे ये सिद्धा हो गया, आयुर्वेदा हो गया है ना, पंचकर्मा हो गया, और जैसे केरला जैसे स्टेट है, उन्होंने बिल्कुल इसको एक बड़ा लेवल पे लेके गया हो। तो हिमाचल में वो सारे पोटेंशियल भी है ना, उस तरफ ही लेके जा सकते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे ऐसे क्या है कि न्यू एरियाज है, जैसे विलेज टूरिज्म है ना, विलेज टूरिज्म आज की डेट से बहुत बड़ा अपने आप एक कंसेप्ट है ना। अब विलेज टूरिज्म में क्या है, वहाँ का लोकल फूड है, लोकल कल्चर है ना, वहाँ के लोग घरों में रहना चाहते हैं है ना। अब जैसे MS धोनी इस बारी आया था उधर, तो हिमाचल में आके कभी नहीं रुका जाके होटल्स में है ना, चाहे तो 5 स्टार होटल में रुक जाएगा, कहीं और नहीं, कहाँ पे रुका, होम स्टे, कौन सा टूरिज्म बनेगा, जो विलेज टूरिज्म है। तो अब ये टाइप्स अगर आप पॉलिसी पढ़ोगे सारे लिखे हुए टाइप्स इस पे, ठीक है। तो अब और एक चीज और है कि अब हमें क्या करना है कि जो टूरिज्म जहाँ पे सारे लोग बड़े हुए हैं वहीं जाके जा रहे हैं, तो उसको डाइवर्सिफाई करना है कि उनको नई नई जगह एक्सप्लोर करवानी है, और जिससे लोगों का रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू बढ़े, लोकल का बढ़े, इको टूरिज्म बने, सस्टेनेबल टूरिज्म बने, नई राय नई मंजिल स्कीम हो गई। तो ये कुछ इसमें दे रखा है टूरिज्म को लिए। और बाकी जो डिटेल में पढ़ने के लिए फिर से बता रहा हूँ आपको, मेंस वाली जो बुक है उसमें, और जो अपडेटेड आएगा 2019 की पॉलिसी के साथ, उसके साथ है ना। और अगर आपको थोड़ा टाइम है, जो चाहता है, चलो अभी तो मैं आपको नहीं गाइड करूँगा, आप ऐसा ना करना कि अभी आजकल प्री नज़दीक आने वाले और आप 2019 की टूरिज्म पॉलिसी लेके बैठ जाओ, कब से 50-60-70 पेज की है ना। तो प्री के बाद अगर किसी को ज़्यादा ही बिल्कुल होगा कि नहीं करना, क्योंकि टूरिज्म वाला एरिया है ऐसा कि इसमें थोड़ी अगर मेहनत करोगे तो पेपर 1 पेपर 3 में इसका पार्ट है। बाकी जो हमारी बुक है जो अपडेट करके आएगी उसमें तो ये चीज़ें होंगी सारी कुछ। तो 7% GDP में कंट्रीब्यूट करता है जी टूरिज्म। तो ये क्वेश्चन प्री में पूछ लेते, तो इस साल के जो बजट में 7% लिखा है एग्जैक्ट पास।
और आगे जाके हम 10% तक लेके जाना चाहते हैं। और कोविड की वजह से थोड़ा और ज़्यादा कम हुआ, जैसा हमने पढ़ा कि बहुत नीचे चला गया था ग्राफ। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाया टूरिज्म के लिए, और आप तो इसमें डाटा देते नहीं फिगर, वैसे पहले वाले सर्वे में बताया था कितने पैसे देते थे, अब वो थोड़ा पुराना हो गया। और इसके अंदर 8 सब प्रोजेक्ट्स है, उनके ऊपर काम करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो टूरिज्म के लिए पैसा देता है, शायद आई थिंक 91 कुछ ऐसे कुछ करोड़ है हिमाचल के लिए। उसके बाद है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होता है कि जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, टूरिज्म के अंदर होटल खोलना चाहते हैं, कुछ और टूर एंड ट्रैवल का काम करना चाहता है, और कैंपिंग के कैंप लगाता है, तो जो भी इस चीज़ को लेकर करता है उसको लोन मिल जाएगा कि इसमें इंटरेस्ट को कम करके, है ना। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होती है कि आपको लोन तो देगी सरकार, पर उसमें इंटरेस्ट भी कम दे देगी, तो बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिल जाए उसके लिए। तो इसके लिए क्या है, तो और सरकार बागे ब्रोशर पैम्पलेट्स वगैरह वगैरह जो भी कोई करना चाहता है सब कुछ कर सकता है। और सिविल एविएशन, अब टूरिस्ट को हम रास्ते से लेके आते हैं जो सड़क है, और उसको वायर भी लेके आइए, तो उसके लिए कुल्लू कांगड़ा शिमला एयरपोर्ट को थोड़ा और बढ़िया बना दो। एक स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, है ना, मोदी ने चलाई थी, बड़ी एम्बिशियस स्कीम थी। था कि मोदी अपना स्पीच में बोलता था कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज में घूमेगा, है ना। तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, ऐसा समझ के कि जो उड़ान जो स्कीम है उसका जो मेन मकसद है जो रीजनल लेवल का जो है ना एविएशन है वो प्रोवाइड करना। और जैसे शिमला से चंडीगढ़ से शिमला है ना, वो उड़ान के अंदर आई थी स्कीम। तो यहाँ से क्या होगा, जो प्लेन जाएगा वो सस्ते रेट पे, और वहाँ ये ऐसे ऐसे एरियाज है जो बड़े टाइम से होते ना कि डॉर्मेंट कंडीशन में पड़े हुए हैं, तो वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मोदी का देखो आइडिया तो बहुत बढ़िया था जी, कि जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है बाय एयर, और साथ में लोगों को एम्पावर करना है, और सस्ते रेट में उनको एयर की फैसिलिटी देनी है ना, तो उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। बट सच्चाई ये है आज डेट से ये स्कीम फेल है ना, काफ़ी हद तक इसमें तो ज़्यादा नहीं बात बनी। बट हमें पेपर तो लिखना पड़ेगा, नहीं बहुत बढ़िया स्कीम है, पेपर में तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा इसकी तारीफ करके लिखोगे, है भी सही है, अगर ऐसा चलता है इसका काम तो बहुत बढ़िया हो जाता। तो अब इसमें क्या है, उड़ान के अंदर कौन कौन सा है, 5 जो हेलीपोर्ट्स है, जो छोटे छोटे पैड होते हैं वो बना दिए हैं, मतलब इसके अंदर लाए गए हैं। तो वो कौन सा, शिमला एंड रामपुर वाला शिमला में है, बद्दी सोलन में है ना, कंगनीधार मंडी में है, और SAE मनाली में इसकी यह है सेंटर फॉर स्नो एंड एवलांचेस स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। जो SASE है, यह है सेंटर फॉर स्नो एंड एवलांचेस स्टडी एस्टेब्लिशमेंट, सेंटर फॉर स्नो एंड एवलांचेस स्टडी एस्टेब्लिश मनाली में है ये सारे इसके अंदर कवर्ड है। तो इससे भी टूरिज्म बढ़ेगा। अब एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये क्वेश्चन प्री में बहुत एक्सपेक्टेड है कि हिमाचल का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे लग रहा है, वो है नकचला इन मंडी डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जिसके लिए इतनी ज़्यादा देखो 2513 बीघा लैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, इतनी बड़ी लैंड इसके लिए अलोकेट हो चुकी है। तो ये नकचला भी आपने याद रखना है। अब नई राह नई मंजिल, अब नई राह नई मंजिल में क्या है, नई राह नई मंजिल है क्या चीज़ है, और नई राह देखो, और जैसे अभी मेरे को इसलिए भी थोड़ा याद है, अभी मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है इसमें, अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज है नई मंजिल का क्या है ये, और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, और क्या इसके हर्डल्स है। तो एक तो पहले पूरा लिख लो इसको, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या है, यही इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, और नई जगह एक्सप्लोर करना। हार्डल क्या है, वही जैसे मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डल है ना, फंडिंग हार्डल है ना, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हार्डल है। तो ऐसी 2-4 चीज़ें लिख सकते हो आप। तो नई राय नई मंजिल लेके 50,000 करोड़ के साथ इसको स्टार्ट किया सरकार ने। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज प्रपोज्ड कंस्ट्रक्ट अ शिव धाम, ये पिछले साल है, इसी साल गया है, कंसिस्टिंग ऑफ द रेप्लिका ऑफ द ऑल 5 शिव ज्योतिर्लिंगा एंड कल्चर सेंटर विद ओपन स्पेस फॉर मेडिटेशन एक्सेट्रा इन मंडी टाउन। तो मंडी टाउन, वैसे मंडी को थोड़ा शिव जी के बड़े सारे मंदिर है वहाँ पे, ना, छोटी काशी बोलता है। तो इस तरह से क्या है कि वहाँ पे 12 जो शिवलिंग है ना, उनकी लाइन के उनके 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 उनसे उनकी गाइडलाइन पे क्या है इसको बनाया जाएगा। और अब देखिए, अब इसमें क्या है कि कौन कौन से एरिया है, बीड बिलिंग एरिया इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो आइडेंटिफाई हो चुका है, वो है पैराग्लाइडिंग के लिए।
चांशल एरिया एंड डिस्ट्रिक्ट शिमला वो है स्की डेस्टिनेशन के लिए, जो बर्फ के ऊपर फिसलता है स्कीइंग के लिए। और 3 एरिया आर बीइंग डेवलप्ड एज वाटर स्पोर्ट्स के लिए क्या है, लार्जी रिजर्वायर कुल्लू में है, पोंग डैम कांगड़ा में है, कोल डैम सतलुज में है। ठीक है जी। तो ये 5 जगह आइडेंटिफाई हो चुकी है, 3 वाटर स्पोर्ट्स के लिए, एक बर्फ स्पोर्ट्स के लिए और एक पैराग्लाइडिंग के लिए, और तीनों काइंड ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी है ना, और टूरिज्म को थोड़ा ये प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, सुपरवाइजर शॉप्स, रेस्टोरेंट, पब्लिक कन्वीनियंस टू डेवलप सिसु नॉर्थ अटल टनल एज ए न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब देखो नॉर्थ अटल टनल, तो जो 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 टनल खुली है ना, उसमें बड़ा डेवलप हो रहा है वाला एरिया, जो सिसु वाला एरिया है ना, जहाँ पे निकलेंगे वहाँ पे लाहौल स्पीति जब एंटर करेंगे तो वहाँ पे सिसु वाला एरिया आता है ना। और इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा आज की डेट से क्या है, जैसे कल्चरल एसिमिलेशन हो जाती है ना, इधर वाले भी और उधर वाले भी, और जैसे स्नो फेस्टिवल था उस टाइम वहीं से आगे स्टार्ट हो गई थी सारी चीज़ें। तो ये जो सिसु वाला एरिया ये आज की डेट से क्या है, बड़ा सही चला। अब नेक्स्ट है रोप बेस। अब ये जो रोप बेस है ये भी क्या करेगा, टूरिज्म को बढ़ाएगा हिमाचल में। अब रोप बेस में क्या, धर्मशाला रोप में इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, सिरी अद्दी हिमानी चामुंडा जी ये कांगड़ा में है, पलछान कुल्लू में है, भुंतर कुल्लू में, ये सारे रोप बेस है। अब देखो सस्टेनेबल टूरिज्म, अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सस्टेनेबल टूरिज्म है क्या है। देखो डिटेल में तो यहाँ लिखा नहीं है, डिटेल में हम मेंस वाली क्लास में करेंगे क्या होता है सस्टेनेबल टूरिज्म। और पॉलिसी में इसकी जो इस साल की पॉलिसी उसमें मेन फोकस किया गया इसके ऊपर, सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर, और सिलेबस में भी आपके है ये, और कहीं ना कहीं इस साल बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसके ऊपर पूछे जाने का, मेंस में 20 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन। तो सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी, देखो सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है क्या बेसिकली, कि देखो जो यहाँ पे स्टेक होल्डर है ना, एक स्टेक होल्डर क्या, एनवायरमेंट भी है, लोकल पीपल भी है, लोकल लोग हैं जो वहाँ के, और जो वहाँ का एरिया भी है, इन तीनों को ध्यान में रखना है। एरिया को भी ज़्यादा दुखी नहीं करना, एनवायरनमेंट को भी दुखी नहीं करना, और लोगों को साथ लेके चलना है। और लोगों की क्या है फिर यहाँ पे, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़नी चाहिए। तो इस तरह का टूरिज्म चाहते हैं हम। तो अब इसके लिए क्या कि सारी चीज़ चाहे नई राय नई मंजिलें भी इसका पार्ट है, हिसाब से देखा जाए, और ये उड़ान स्कीम में भी इसका पार्ट है, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं। तो 2013 में इसके लिए अलग पॉलिसी थी। द स्टेट हैड कम अप विद द सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी टू सस्टेनेबल टूरिज्म एज अ मीन्स टू प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर रेजिडेंट्स। तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ के लोकल लोगों को, टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट्स यूनिक एंड नेचुरल कल्चरल हेरिटेज, और एट द सेम टाइम इसकी प्रोडक्शन की जाएगी नेचुरल कल्चर एंड हेरिटेज की। अगर आप देख लो ना, आज की डेट से लोगों में इतनी अकल आ चुकी है कि वो इस बहाने से कि पैसा कमा ले, उससे अपने जो उनका नेचुरल है ना उसको नहीं अब खराब करना चाहता कोई। अब सबको समझ आ गया कि लोगों को नेचर की तरफ जाना है, और जो वहाँ का कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखने लोगों ने आना है। तो इसलिए, और कई लोग तो ऐसे भी कि उनको लगता है कि अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दिखा दे, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। जैसे वो बहुत से जैसे घराट है, और गांव में आपने देखना बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है अभी भी कि शायद जिसको जो आने वाली जनरेशन है, जो मान लो हमारे आगे बच्चे हो गए, उनको समझाना पड़ेगा इसके बारे में बात, कि जो हम लोग या हमारे पेरेंट्स जिसको यूज़ करते थे अपनी डेली इसमें एक्टिविटीज़ में, अब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना उनको समझानी पड़ेगी। जैसे मान लो हल है, अब जो अगली जो जनरेशन होगी, थर्ड जनरेशन होगी, अब उनको तो मतलब समझाना पड़ेगा कि हल ऐसी होती है, ऐसे बांधते थे इसको, ऐसे चलती थी, ऐसा होता। क्योंकि अब क्या हो गया कि जैसे इधर वाला एरिया है, उधर एप्पल की प्लांटेशन हो गया, अब उनको पता ही नहीं होगी, घर में पड़ी होगी तो दिखा भी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें है कि वो आने वाले टाइम के लिए क्या होगी, वो अपने आप में एक हेरिटेज बनने लग जाएगी। ऐसी चीज़ें कि जो कभी डेली उसकी चीज़ होती थी, कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो उस हल के बगैर जिंदा रहता होगा, है ना। बट अब तो वो अलग हो जाएगी चीज़। तो अब इस तरह से लोकल कल्चर हेरिटेज और वो सब कुछ आप देख लो, अब जैसे नाटी है ना, अब लोग कितना उसकी तरफ जाने लग गए हुए है ना। और लोग नाटी करने के लिए भी क्या करें, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहनने लगे साथ साथ में, है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये चीज़ सही जा रही है, और यही सस्टेनेबल टूरिज्म है कि हम ऐसा ना कर दे कहीं टूरिज्म के चक्कर में
पुरानी चीज को खो जाए, बट लकीली हिमाचल के अंदर ये काफी तक दिखता है कि पुरानी चीजें हो रही है। और लॉस इसका ये होता है कि जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो उसके लिए फिर सारा ही एक समान है कि उसको लगता है कि मंदिर में भी जाके वैसे एंजॉय करना है, जंगल में वैसे ही करना है, सेब के पेड़ में भी ऐसे ही करना है। तो वो थोड़ा क्या है कि उसको उसके लिए कुछ इस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए कि अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस की जाती है टूरिज्म की। तो अब 2000 इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी 2019 as designed in such a manner that it will accelerate economic development। देखो कितनी ये सारे कीवर्ड्स लिखे हैं। तो 2019 की पॉलिसी किस पे ज्यादा फोकस कर रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिनिमाइज सोशल इनइक्वालिटी, रिड्यूस पॉवर्टी, कंजर्व टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। टेंजिबल होता है जो दिखता है, जैसे मान लो घर है लकड़ी का बना हुआ। इंटेंजिबल हो गया जो दिखता नहीं, जैसे मान लो कोई लोकल सॉन्ग है ना। तो ये दोनों को ही प्रिजर्व करने की बात करते हैं बाय मेकिंग द यूज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इन ऑल सस्टेनेबल मैनर। तो देखो ये अगर आपको इसके लाइन का मतलब समझ आ गया तो आपको लग गया पता कि सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इज टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। तो साथ में इन्वेस्टमेंट की बात भी होती है कि इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। और आगे जाके हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, पहले दूसरे में, जो सस्टेनेबल गोल है ना, जो 17 गोल है उनमें से क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और पर्टिकुलरली गोल 8 एंड 12 थ्रू वेरियस ऑब्जेक्टिव डायरेक्टेड टुवर्ड द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होस्ट कम्युनिटी। तो 12 और जो 8 और जो 12 गोल है ना वो काफी हद तक किसके ऊपर बात करते हैं? जो लोग हैं वहाँ के लोकल, किसी भी पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए क्या कर रहे हो आप। तो कहने का मतलब ये है, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है। और इंडस्ट्री से आने से क्या हुआ हमेशा ही, अब जैसे झारखंड है मान लो, है ना, कोई और स्टेट ले लो, बाहर से लोग आए, इंडस्ट्री लगाई और वहां के लोग गरीब हुए, वो कभी भी सस्टेन नहीं हो सकता। जैसे मान लो झारखंड देखते हो आप, झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा वहां पे है और आयरन वहां पे है, बॉक्साइट वहां पे, सब कुछ अगर वहां पे है तो वहां के लोग आज की डेट से क्या है, काफी गरीब है। उड़ीसा देख लो आप, उड़ीसा नेचुरल रिसोर्सेज में कितना पावरफुल है, बट अगर आप गरीबी देखोगे ना तो बिहार से भी ज्यादा गरीब लोग कहाँ मिलेंगे आपको? उड़ीसा में देखो, वहाँ की कंडीशन बहुत खराब है। तो अब इन स्टेट की यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है ना वो सस्टेनेबल मैनर से नहीं हुई है। यहाँ पे इन्वेस्टर आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसको जो वहां से सक करके ले गए और सारा अपने हिसाब से चल पड़ा। तो लोकल कम्युनिटी के जब तक विकास नहीं हुआ तब तक नहीं बात बनेगी। अब ये बात समझ आ गई है कि एटलीस्ट अब जो टूरिज्म वाला जो सिस्टम है उससे लोकल कम्युनिटी का उतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए जितना मतलब सरकार चाहती है कि हम हमारा कम से कम बेनिफिट हो, ज्यादातर लोगों का हो, जो वहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज बने। अगर आप देखोगे अभी भी हिमाचल में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप खुल गया है ना। जैसे जो जो हमारा रोड वाला एरिया है उसमें देखोगे आप कितना स्कोप खुल गया, वहाँ पे बब्बर नदी बहती है, उसके साथ कितने 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 वहाँ पे छोटे छोटे हट्स वाले वो कंसेप्ट आ गए हैं ना। तो वहाँ पे लोग गाइड बन सकते हैं और अपने छोटे छोटे वो हट्स बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम कर सकते हैं ना। तो बड़ी सारी चीजें खुल जाती है इस तरह से। अब इसका मतलब क्या होगा, जो ये 8 और 12 गोल है ये क्लियरली ये बात करता है कि वहाँ के जो लोकल जो सोशल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है होस्ट कम्युनिटी की, तो होस्ट कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है जी बात। और जहाँ होस्ट कम्युनिटी को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, दैट इज सस्टेनेबल टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है इसको, वो कभी हम जो HP वाली क्लास है वहाँ पे करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे उनके टूरिज्म वालों के जो उनके गेस्ट हाउस है या उनके होम स्टे है ना। अब उन होम स्टे को भी क्या कर रहे हैं कि ये रजिस्टर कर रहे हैं कि यस ये रजिस्टर्ड है। तो वो अपने मैप पे दिखाता है, हिमाचल जो टूरिज्म वाला जो डिपार्टमेंट है वो अपने मैप पे दिखाता है कि अगर किसी को जाना है कि ये हमारे होम स्टे है, ये हमारे गेस्ट हाउस है। तो इसके लिए कौन सा है, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द पायनियर इन द, और इसका हेड भी CM होता है, is the development of the tourism infra in Himachal Pradesh in the state 54 hotels और 983 rooms, ये बेड छोड़ दो इसमें। और however some hotels were used क्वारंटीन अभी होती है इसमें ना। एक जगह देखो आप खुद इसको थोड़ा सर्च करना, एक बारी सर्वे में आया था कि कितने होम स्टे है हिमाचल में और उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने होम स्टे है, बट इस साल तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कितने होम स्टे है, बट
अब तो वैसे मतलब कभी मेंस में उसको लिखने का काम हो जाता है, क्योंकि अब इसमें नहीं है तो शायद प्रीमियम में नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये टूरिज्म है। और यहाँ से इसी के अंदर अगला जो हम कल करेंगे वो है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स एंड ब्रिज वगैरह क्या है, हाईवे वगैरह क्या है। तो ये हमारा टूरिज्म तक आज हो गया।